में, SN1 SN2 में, तो SN1 में जाएंगे तो डेफिनेटली SN1 प्रोसीड विद द टू एलिमेंट्री स्टेप्स, मतलब दो एलिमेंट्री को कंबाइन कर दो तो ये क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स। SN1 जो होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। और SN2 रिएक्शन क्या होता है, एलिमेंट्री। एलिमेंट्री में पहले बता दिए थे कि देयर इज नो इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन एलिमेंट्री स्टेप, मतलब एलिमेंट्री स्टेप में एक भी आपका इंटरमीडिएट नहीं होगा। तो एलिमेंट्री स्टेप में हमेशा क्या होता है आपका, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू। और आपको देखो कार्बोकेटायन जब SN1 का पढ़ाए थे तो SN1 में क्या बताए थे आपको, कार्बोकेटायन। तो देखो कार्बोकेटायन जब बनाओगे आपका क्या होगा, लिविंग ग्रुप है। तो लिविंग ग्रुप जब क्या करेंगे, तोड़ेंगे तो एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा, डेल माइनस ये डेल प्लस, ये हो गया ट्रांजिशन स्टेट वन। फिर ये फॉर्म क्या होगा आपका, कार्बोकेटायन। और क्या होगा, लिविंग ग्रुप चला गया। फिर क्या होगा, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, फिर एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। ये क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट टू। उसके बाद बन जाएगा क्या ये, RNU। समझ में। तो देखो आप SN1 में कितना बताए थे आपको, दो ट्रांजिशन स्टेट बताए थे ना। और SN2 में क्या बताए थे, वन। SN1 में क्या बोले थे, इंटरमीडिएट क्या था SN1 का, कार्बोकेटायन। SN1 का इंटरमीडिएट क्या था, कार्बोकेटायन, बता दिए थे। आप बोले थे कि आप SN1 या SN2 कहाँ देखोगे, एट सैचुरेटेड कार्बन। सैचुरेटेड कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा आपका रिएक्शन सेंटर, sp2 नहीं। कौन होगा आपका, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से आपका क्या होगा, रिएक्शन सेंटर। दैट रिएक्शन सेंटर कंटेन ए लिविंग ग्रुप। और उसी लिविंग ग्रुप पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो क्या बोलेंगे उसको, न्यूक्लियोफिलिक सबडिविजन। मैंने बोला था कि जब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा तो आप यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सबडिविजन जो दिखाओगे तो बोले द टू वे टू एक्सप्लेन द रिएक्शन मैकेनिज्म। एक क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आपका क्या हो जाएगा, लिविंग ग्रुप आपका क्या होगा, डिटैच होगा। और न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से क्या करेगा, अटैक करेगा, एक ये पॉसिबिलिटी। दूसरा क्या था, लिविंग ग्रुप को पहले हटाओ तो क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। और फिर उस पर निक्लोफाइल अटैक करेगा, तो कितना पॉसिबिलिटी था, दो पॉसिबिलिटी बताए थे। अब देखो क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट बता दिए थे मैंने। अब रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड आल्सो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, देन पाथवे मस्ट बी SN2। अगर सिर्फ आपका सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट होगा तो वो पाथ होगा आपका SN1, बता दिए थे। अगर मान लो कहीं पे न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन चेंज करोगे और रेट पे अगर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा तो डेफिनेटली वहां पे कौन सा मैकेनिज्म है, SN1। कर लेंगे। अब आइए रिएक्टिविटी। सबसे पहले लिखो स्टीरियोकेमिस्ट्री इसका। स्टीरियोकेमिस्ट्री जब जाओगे तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में सबसे पहले देखना फॉर SN2 पाथ। देखो जब स्टीरियोकेमिस्ट्री का बात करोगे तो कहाँ पे वर्क करेंगे हम लोग, कैरल सेंटर पे। कहाँ पे वर्क करेंगे, कैरल सेंटर पे। तो क्या होता है कि कैरल सेंटर पे जब रिएक्शन करवाओगे तो इट प्रोसीड्स विथ inversion in configuration, कैरल सेंटर। जब आपको जीओसी पढ़ाए थे तो वहां पे RS कॉन्फ़िगरेशन बताए थे। तो यहाँ पे बेटा जो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन बोल रहे हैं ना, वो R अगर होगा आपका सबस्ट्रेट में तो सबस्ट्रेट में तो प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, S। अगर सबस्ट्रेट में S होगा तब प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, R। उसको बोलते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपका स्टार्टिंग का मटेरियल अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो आपका प्रोडक्ट लिव होगा, ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग। क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिविटी को हम लोग चेक ही नहीं करते हैं, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बोल रहा हूँ। मतलब कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप अक्रॉस है कैरल सेंटर। तो आपने क्या लिया था, 1 2 3 प्रायोरिटी दिया था, 1 2 3 के अकॉर्डिंग आपने रोटेट किया था, तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी को नहीं एक्सप्लेन करता।
वो ये नहीं बोलता है कि प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को आप क्लॉकवाइज रोटेट करते हो कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हो, ये नहीं बताता। अगर मान लो एक मैं कंपाउंड दे दूंगा, दैट कंपाउंड हैविंग chiral सेंटर, और आपने बोल दिया इसको ऑप्टिकल एक्टिव है, लेकिन डेक्स्ट्रो होगा या लेवो होगा, आप नहीं बता पाओगे। आप सिर्फ ये एक्सप्लेन कर पाओगे कि व्हाट शुड बी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ chiral सेंटर, ये बोल दोगे, आर होगा या एस होगा ये बोल देंगे। आप ये बोल देंगे कि ऑप्टिकल एक्टिव होगा इनएक्टिव होगा ये बोल देंगे। आप ये बोल देंगे अगर मान लो मोर देन वन chiral सेंटर होगा तो कितना नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा ये बोल दोगे। लेकिन ये नहीं बता पाओगे कौन डेक्स्ट्रो होगा कौन लेवो होगा। आई बात समझ में? तो ऑप्टिकल एक्टिविटी किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग जज नहीं करते। तो क्वेश्चन यहाँ पे नीट में जब जाओगे तो वहां पे पूछा हुआ था कि SN2 रिएक्शन में क्या होता है कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड चेंज इनटू द लिवो रोटेटरी, तो ये रॉन्ग होता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी प्लस बोलेगा माइनस में कन्वर्ट होगा, ये कभी नहीं आप लोगे, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिविटी हम लोग चेक ही नहीं करते यहाँ पे। सिर्फ हम लोग क्या चेक करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जब भी जाएंगे प्रोसीड विद द इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन एट पैरेलल सेंटर, तो सबसे पहले रिएक्शन सेंटर क्या होना चाहिए आपका, कायरल, तभी ये थ्योरी आप यूज करोगे। तो देखो एक सिंपल थ्योरी बता रहा हूँ आपको, देखना पहले फिशर प्रोजेक्शन के थ्रू। ये क्या होता है, ब्रोमीन, ये लिए एच, ये लिए मेथाइल, ये लिए मान लो ड्यूटेरियम, पैरेलल सेंटर है कि नहीं चेक करो। आइए कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, ब्रोमीन को। सेकंड किसका जाएगा, मिथाइल। थर्ड किसका जाएगा, ड्यूटेरियम। फोर्थ किसका जाएगा, हाइड्रोजन। आपने देखा कि हाइड्रोजन कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल पे, रूल टू लेंगे, 1 2 3 रोटेट करेंगे, देखना एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा, आर। बताए थे ना, तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा आपका, आर कॉन्फ़िगरेशन। देखो, और इसी पे क्या हो जाएगा आपका एक्वस केओएच लेके रिएक्शन करवाएंगे, अल्कोहलिक नहीं। क्या लिया आपने, एक्वस केओएच। तो एक्वस केओएच क्या करवाता है, सब्स्टिट्यूशन। और एल्कोहलिक केओएच क्या करता है, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का साइन मैंने पहले बता दिया, एलिमिनेशन क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे। एलिमिनेशन करवाने के लिए स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, और कहाँ पे होता है, हाई टेम्परेचर पे। सब्स्टिट्यूशन के लिए हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए, सब्स्टिट्यूशन कहाँ होता है, लो। तो देखो क्या हो जाएगा आपका, ये ओ एच आ जाएगा, ये एच आ जाएगा, ये मेथाइल लिए, ये ड्यूटेरियम। आप बताइए कॉन्फ़िगरेशन। बताओ, ये अगर आर होगा तो ये एस होगा, तो दोनों क्या होगा, एनेंटियोमर्स। कहाँ से एनेंटियोमर्स होगा, दोनों कंपाउंड ही अलग है। ये भी क्वेश्चन डाला था नीट में कि बोथ आर द स्टेरियो डायस्ट्रियोमर्स। अरे डायस्ट्रियोमर्स एनेंटियोमर्स कब होगा, जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। या तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ही डिफर कर रहा है, डायस्ट्रियोमर्स कहाँ से बोलेंगे, एनेंटियोमर्स क्यों बोलेंगे। बोथ आर द डिफरेंट स्टेरियो आइसोमर्स। अगर बोलेंगे इसमें ये और ये क्या है, तो एक भी एक डिफरेंट टाइप का स्टेरियो आइसोमर्स है, ये भी डिफरेंट स्टेरियो आइसोमर्स है। 100% इन्वर्जन, यस। जब भी होता है, कितना कॉन्फ़िगरेशन होगा इन्वर्जन बताइए, 100%। मतलब देखना एनसीईआरटी जब जाओगे तो एनसीईआरटी में क्या दिया देखो, कार्बन ये लिविंग ग्रुप, ये मिथाइल, ये ड्यूटेरियम, ये हाइड्रोजन। बताओ नॉर्मल बॉन्ड से कौन बॉन्डेड है, नॉर्मल बॉन्डिंग किस में देखते हैं आप, वो कहाँ होना चाहिए, प्लेन ऑफ पेपर पे। ये मत समझना कि जो ऊपर का मैंने स्ट्रक्चर दिया वही है, वो नहीं। कॉन्फ़िगरेशन में भी चेंज हो सकता है, कंपाउंड वही है। ब्रोमीन दे देते हैं यहाँ पे। वो H माइनस से रिएक्शन करवाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा आपको, मिथाइल किधर से अटैक करेगा, हम्म, देखने क्या हो जाएगा। मिथाइल के बाद ये क्या था, नहीं नहीं, एक काम करो, ये ब्रोमीन था आपका, देखो ये क्या हो जाएगा, ओ एच और ये देखो यहाँ पे
हाइड्रोजन, और ये क्या हो गया, ड्यूटेरियम। क्या देख रहे हो दोनों में? फिशर प्रोजेक्शन में देखो दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट होगा कि नहीं। आप देखेंगे इसको, देखो जैसे फिशर लेंगे तो ये ड्यूटेरियम जाएगा कहाँ पे, राइट साइड। ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, लेफ्ट। जैसे इसमें लेंगे फिर ड्यूटेरियम क्या हो जाएगा आपका, लेफ्ट। हाइड्रोजन क्या होगा, राइट। डेफिनेटली कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, अपोजिट होगा। आपने क्या देखा यहाँ पे, फ्रंट से अटैक किया कि बैक साइड से अटैक किया, बैक से। तो ये हमेशा याद रखना है कि SN2 जब भी प्रोसीड करेंगे, अगर कायरल सेंटर होगा तो आप हमेशा रिएक्शन जब भी करवाएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, कर लेंगे। अगर मान लो कहीं पे रिएक्शन सेंटर होगा, जैसे देखो ये कंपाउंड्स है, यहाँ पे मान लो ब्रोमीन है, थायोफेनॉक्साइड दिए, और DMF में रिएक्शन करवा रही है। DMF हमेशा होता है SN2 को फेवर करता है। वो सब आगे बता रहे हैं आपको। बताइए ब्रोमीन कहाँ है, अबव द प्लेन ऑफ पेपर या बिलो द प्लेन ऑफ पेपर। तो थायोफेनॉक्साइड कहाँ जाएगा, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर। अब क्या करेंगे प्रोडक्ट में, देखो यहाँ पे कहाँ चला गया थायोफेनॉक्साइड, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर या अबव द प्लेन ऑफ पेपर। तो आपका देखो लिविंग ग्रुप कहाँ था, सॉलिड वेज में। अटैकिंग रेजेंट क्या होगा, डैश। याद रखोगे, अगर लिविंग ग्रुप होगा और डैश में तो अटैकिंग रेजेंट क्या होगा, सॉलिड बेस, ये याद रखना। ये सब कब होता है, जब SN2 करते हैं हम लोग, SN1 नहीं। कर लेंगे। तो NCERT में जाओगे तो NCERT में ऐसे करके एक्सप्लेन किया, समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन जब भी पूछेगा आपको तो इस फॉर्मेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, इस फॉर्मेट में भी क्वेश्चन आया है। आपको क्या करना है, ज्यादा कंफ्यूजन होगा कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेना। कॉन्फ़िगरेशन अगर अपोजिट होगा तो SN2, कॉन्फ़िगरेशन अगर सेम होगा तो SN2 तो होगा नहीं वो। कर लेंगे। नेक्स्ट लिखो SN1 या SN2 का बात किए थे। SN1 का स्टेरियोकेमिस्ट्री देखो। जब SN2 में थे क्या था, 100% इन्वर्जन। 100% क्या था, इन्वर्जन। आज जब SN1 में जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, रेसमाइजेशन, बट एक्सटेंट ऑफ रेसमाइजेशन लेस देन 100%। आप कभी भी 100% रेसमाइजेशन नहीं बोलेंगे। आप नीट का क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस देखना, वहां पे एक बार क्वेश्चन पूछा था कि SN1 रिएक्शन प्रोसीड विद द 100% रेसमाइजेशन, नो। हमेशा रेसमाइजेशन क्या होगा, लेस देन 100%, याद रखेंगे। कभी 100% नहीं होता। देखो यहाँ पे स्लो स्टेप होता है कि नहीं है, क्या बनाते हो आप, कार्बोकेटाइन। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज आएगा ये कहाँ पे होगा, प्लेन पे होगा, प्लेन के ऊपर होगा। ये ट्रायंगुलर प्लेनर होता। कार्बोकेटाइन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता। तो जहाँ पे देखो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है वहां पे स्टेरिक इंडेंस मैटर नहीं करता, क्योंकि जैसे कार्बोकेटाइन बनेगा तो वो क्या होगा, कोप्लेनर। तो स्टेरिक इंडेंस मैटर ही नहीं करेगा, क्योंकि कोप्लेनर ज्योमेट्री जब होगा तो कार्बोकेटाइन रिएक्शन सेंटर कहाँ होगा, प्लेन पे रहेगा, तो स्टेरिक इंडेंस कहाँ पे आएगा, कोप्लेनर ज्योमेट्री होगा। स्टेरिक इंडेंस का बात कब होता है, जब 3D पे वर्क करते हैं हम लोग। किस पे वर्क करते हैं, 3D पे। वो कौन था, SN2। यहाँ पे क्या किया हम लोग, लिविंग ग्रुप को जैसे रिमूव किए थे क्या बना आपका, कार्बोकेटाइन। यू आर गेटिंग द कार्बोकेटाइन कोप्लेनर ज्योमेट्री, दैट्स व्हाई नो स्टेरिक इंडेंस। अब क्या होगा देखो, जब इस पे रिएक्शन करवाएंगे किसी न्यूक्लियोफाइल का, तो न्यूक्लियोफाइल मान लो कि OH माइनस है, तो OH माइनस है तो इधर से भी अटैक करेगा, अबव द प्लेन ऑफ पेपर, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर, कर सकता है कि नहीं बताइए।
मैंने क्या बोला, OH माइनस जो अटैक करेगा अब प्लेन ऑफ पेपर, और क्या अटैक करेगा बिलो द प्लेन ऑफ पेपर, दोनों अटैक कर सकता वो। देखो क्या पॉसिबिलिटी है आपको। अगर बैक साइड से अटैक करेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं। बैक साइड से अगर अटैक करेगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अगर फ्रंट साइड से अटैक करेगा, ये 1 लिया मैंने, ये 2 पाथ लिया मैंने, तो इस पे OH किधर आएगा, राइट या लेफ्ट। राइट। बताइए, ये 2 बनाया मैंने, ये 1 बनाया। 1 में क्या देख रहे हो आप, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। 1 में आपका लिविंग ग्रुप किधर था देखो, राइट साइड। अटैकिंग एजेंट भी किधर अटैच हुआ, राइट साइड। तो क्या बोलेंगे उसको, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। आप बोलोगे क्यों रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, तो प्रायोरिटी ऑर्डर तो इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, आप इसको 3, इसको 4, 1 2 3 रोटेट करो आप एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या हो जाएगा ये आर, देखना आप यहाँ पे आर ही होगा, ये देखना एस होगा। आई बात समझ में। तो देखो स्टार्टिंग मटेरियल से जब आपने 1 बनाया तो विद रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्जन, रिटेंशन। और जब आपने स्टार्टिंग मटेरियल से 2 बनाया तो वो क्या होगा, इन्वर्जन। तो ये जो होता है ये इन्वर्जन जो होता है ये मोर देन 50%, और ये जो होता है ये लेस देन 50%। कौन ज्यादा होता है, इन्वर्जन मोर देन द 50%, और रिटेंशन लेस देन द 50%। तो इन्वर्जन के लेस देन, अगर मोर देन इन्वर्जन अगर मोर देन 50% होगा तो उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होगा। तो मान लो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मान लो कि 100 मॉलिक्यूल पे वर्क किया था मैंने, स्टार्टिंग मटेरियल का मैंने कितना लिया था, 100 मॉलिक्यूल लिया था। उसमें सिलेक्ट कर लो कि 60 मॉलिक्यूल आ गया इन्वर्जन का, अब 40 मॉलिक्यूल आ गया रिटेंशन का। 40 क्या हो गया रिटेंशन, तो इसका 60 लिए, इसका 40 लिए, तो इसका 40, इसका 40 रेशमाइजेशन चला जाएगा। एक का 60 लिए, एक का लिया, क्या लिया अपने 40, इसका 40 और इसका 40 क्या करेगा रेशमाइजेशन, इसका 20 जो रहेगा वो एक्सेस आ गया, वो तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। तो इसलिए मिक्सर हमेशा क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। रेशमाइजेशन तो होगा बट नॉट कंप्लीट रेशमाइजेशन। SN1 में जब भी मिक्सर आता है तो मिक्सर ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। ये भी नीट में पूछा हुआ है। आई बात समझ में। SN1 में जब भी करेंगे तो रिजल्टिंग क्या होगा, प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव, तो रिजल्टिंग मिक्सर आपका क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये क्या होगा, इन्वर्जन या रिटेंशन। रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या होगा, इन्वर्जन इन। आप देखते हो ना डेली लाइफ में तो होता है ना, आगे से मत करो, लड़ना है तो पीछे से लो, बोलता नहीं ये। तो इफेक्टिवनेस कब आएगा, बैक, फ्रंट नहीं। कहीं पे ट्रैफिक जाम होता है कुछ भी को, तो पीछे से गली से नहीं बोलते, पीछे से निकल जाओ, आगे समझ जाओ, आगे तो पूरा जाम, बोलता नहीं ये। इधर आपका खुद से देखो किधर लिविंग ग्रुप आपका डिटैच हो रहा है, और ये भी निक्लोफाइल है, इनकमिंग भी निक्लोफाइल है। तो ये जो निक्लोफाइल फ्रंट से अटैक करेगा वो तो कुछ देर वेट करेगा कि कुछ एक सर्टेन डिस्टेंस मेंटेन करेगा, उसके बाद मैं अटैक करूंगा। लेकिन बैक साइड से तो ऐसा कुछ वेट नहीं करना पड़ेगा उसको, जैसे ही पार्सल आनाइज होगा कि अटैक करना स्टार्ट कर देगा, तो ज्यादा प्रोडक्ट किसका मिलेगा आपका, इन्वर्जन का। रिटेंशन का क्या मिलेगा, लेस। आई बात समझ में। नेक्स्ट लिखो। तो ये क्या होगा, मोर देन 50%, ये क्या होगा, लेस देन 50%। ये क्या होगा, पेयर ऑफ एनंसियोमर्स होगा। इज ऑप्टिकल एक्टिव या इनएक्टिव, ड्यू टू एनंसियोमेरिक एक्सेस। एक एनंसियोमर्स आपका एक्सेस है। देखो 1 और 2 क्या होगा, एनंसियोमर्स होगा कि नहीं,
खुद से देखो 1 और 2 क्या होगा। मैंने देखो प्रोडक्ट प्रोडक्ट में बनाया, 2 प्रोडक्ट बनाया, दोनों में मैंने देखो दोनों प्रोडक्ट में क्या होगा, एक ही कैरल सेंटर है। दोनों प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो सेम है, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन देखो अपोजिट है, तो आप क्या बोलोगे उसको, इनैंसियोमर्स बोलेंगे। लेकिन मेरे को पता है कि एक इनैंसियोमर्स क्या होगा, एक्सेस होगा, एक इनैंसियोमर्स क्या होगा, लिमिटेड होगा। तो डेफिनेटली वहां पर रेशमाइजेशन तो होगा, लेकिन क्या होगा, पार्शियल, 100% तो होगा नहीं। तो ये क्या बोलेंगे यहाँ पे हम लोग, बट रिजल्टिंग मिक्सचर इज ऑप्टिकली एक्टिव ड्यू टू इनैंसियोमेरिक एक्सेस। तो अगर कोई भी बोलेगा आपका क्वेश्चन 1 में क्या होता है, तो बोला रेशमाइजेशन 100%, बोला नो, 100% नहीं होता। फिर एक याद रखना कि एक्सटेंट ऑफ रेशमाइजेशन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतना ज्यादा हाफ लाइफ होगा, जितना ज्यादा हाफ लाइफ उतना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ प्रेसमाइजेशन। याद रखोगे। तो जब SN1 रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे और एक्सटेंट ऑफ प्रेसमाइजेशन बोलेगा, तो किसके बेसिस पे बोलेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। देखो यहाँ पे एक बताते हैं आपको, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन क्या होता है, मोर स्टेबल या लेस स्टेबल। बट जितना भी सब्सटेंस लिए, जितना भी आपने मॉलिक्यूल लिया, ऑल हैविंग द chiral सेंटर, बेंजाइलिक पोजीशन या एराइलिक पोजीशन, बेंजाइलिक, एराइलिक तो है नहीं, एराइलिक का बोलेंगे जब ब्रोमीन कहाँ से अटैच होगा, बेंजीन रिंग से। ये तो बेंजाइलिक पोजीशन है। और बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन क्या होता है, मोर स्टेबल। अब बेंजाइलिक अगर 2 डिग्री रहेगा तो और भी ज्यादा स्टेबिलिटी होता है। आप यहाँ पे बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। लेकिन मेथॉक्सी सब कहाँ पे है, रेजोनेटिंग पोजीशन पे। कार्बोकेटाइन को क्या करेगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। तो डेफिनेटली वहां पर हाफ लाइफ क्या होगा, ज्यादा होगा। रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी क्या होगा वहां पे, ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा रेस्पिरेशन किस में देखेंगे आप, 2 में। और सबसे कम किस में देखेंगे, 4 में, क्योंकि क्लोरीन क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट के चलते क्या होगा, कार्बोकेटन लेस स्टेबल, तो एक्सटेंट ऑफ रेस्पिरेशन भी क्या होगा, लेस। आई बात समझ में। तो जब भी आपको कंपाउंड देके ऑप्शन देके पूछेगा कि विच वन कंपाउंड यू विल गेट द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ रेस्माइजेशन, तो आप किस में लेंगे, जिसमें कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। प्रोवाइडेड क्या होना चाहिए, रिएक्शन सेंटर क्या होना चाहिए, कायरल सेंटर। अगर रिएक्शन कायरल सेंटर नहीं होगा, अगर रिएक्शन सेंटर आपका कायरल सेंटर नहीं होगा, तो फिर स्टेरियोकेमिस्ट्री को आप डिफाइन ही नहीं कर पाओगे। क्यों डिफाइन करेंगे, कायरल कार्बन नहीं आएगा तो फिर कहाँ से डिफाइन करेंगे। आई बात समझ में, तो लिख लो। स्ट्रेंथ ऑफ रेस्पिरेशन जाएंगे तो सबसे ज्यादा किसमें होगा, चेक कर लो। 2 में, उसके बाद 3, देन 1, एट लास्ट 4। तो आपको मैंने स्टेरियोकेमिस्ट्री पढ़ा है कि 2 प्रोसेस होता है, एक SN1, एक SN2। SN2 प्रोसीड विद 100% इन्वर्जन। इन्वर्जन किस में, ऑप्टिकल एक्टिविटी में, नो, ऑप्टिकल एक्टिविटी में नहीं, कॉन्फ़िगरेशन में। क्यों, क्योंकि जो सबस्ट्रेट लिए तो जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट होगा, अगर सबस्ट्रेट आपका डेक्स्ट्रो होगा तो प्रोडक्ट आपका मे बी डेक्स्ट्रो मे बी लेवो। आप ये नहीं बोल सकते हो कि डेक्स्ट्रो है तो वो मस्ट है कि लेवो होगा, ऐसा नहीं बोल सकते हो आप। हाँ ये बोल सकते हो कि ये आर कॉन्फ़िगरेशन होगा तो इसका क्या होगा, एस। अगर ये इसका एस होगा तो इसका क्या बोलेंगे, आर। तो इन्वर्जन किस में होगा, 100% कॉन्फ़िगरेशन में। SN1 प्रोसीड करेंगे तो SN1 प्रोसीड विद द कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। अब वी नो द कार्बोकेटाइन हैविंग द प्लेनर ज्योमेट्री, तो वहां पे क्या होगा, इन्वर्जन भी होगा, रिटेंशन भी होगा। रिटेंशन लेस देन 50%, इन्वर्जन मोर देन 50%। इसीलिए एक्सटेंट ऑफ रेस्पिरेशन लेस देन 100%। कभी भी आप 100% रेस्पिरेशन नहीं लेंगे। कर लेंगे। नेक्स्ट लिखो रिएक्टिविटी।
आप देखेंगे रिएक्टिविटी, सिंपल थ्योरी SN1 का रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड होगा? अब आपके पास मान लो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा, और अल्काइल हैलाइड से लाएंगे आप अल्कोहल, प्रोसेस होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब मैं बोलूंगा आपको कि अल्काइल हैलाइड से जब अल्कोहल लाएंगे तो आपके पास 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री है। मैं बोलूंगा सबसे ज्यादा SN1 पाथ किस में फेवर करेगा, तो आप बोलोगे 3 डिग्री में, क्योंकि 3 डिग्री क्या बनाएगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। और सबसे लेस किस में होगा, 1 डिग्री में, क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है, लेस स्टेबल। अगर मैं उसी को रिवर्स करके बोला नहीं आपको SN2 पाथ फॉलो करना है, तो फिर 1 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होगा, 2 डिग्री क्या होगा, लेस, 3 डिग्री क्या होगा, उससे भी लेस, क्योंकि वहां पे क्या मैटर करेगा, स्टेरिक टेंडेंसी। आई बात समझ में, तो लिख लो SN1 का रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी आपका इंक्रीज हो जाएगा जैसे जैसे आप क्या करेंगे, स्टेबिलिटी किसका इंक्रीज करेंगे, SN2 किस पर डिपेंड होगा, यहाँ पे जब जाओगे तो रिएक्टिविटी जब जाएंगे, डिक्रीज होगा, स्टेरिक टेंडेंस अक्रॉस द रिएक्शन सेंटर, क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज होगा। जो रिएक्शन सेंटर है जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, खुद से बताओ, जब अगर उसको स्टेरिकली ज्यादा हिंडर्ड करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। एक ही याद रखना, दूसरा क्या याद रखना, सुनो, स्टेरिक टेंडेंस अगर बढ़ेगा आपका, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट भी डिक्रीज होगा। आप खुद से बताइए, ज्यादा हिंडर्ड लेंगे तो लेस स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट या मोर स्टेबल, लेस हिंडर्ड लेंगे तो ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा आपका, मोर स्टेबल, याद रखोगे। फिर देखो, इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ रिएक्शन सेंटर अगर इंक्रीज करेंगे, क्योंकि इनकमिंग कौन है, न्यूक्लियोफाइल, तो आप खुद क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल, तो आप क्या होंगे, इलेक्ट्रोफिलिक, तो आपका अगर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर अगर आपका इंक्रीज करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। बताइए, रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब बताइए इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर कौन इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एनायन स्टेबलाइजिंग ग्रुप, जितना भी होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वो हमेशा फेवर करते हैं किस SN2 को, SN1 को नहीं। SN1 में क्या था, नाइट्रो ग्रुप रहेगा, कीटो ग्रुप रहेगा, क्या करेगा, कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज करेगा, तो फिर वहां पे SN1 फेवर नहीं करेंगे, वहां पे क्या फेवर करेंगे, SN2। जहां भी देखना है एनायन स्टेबलाइजिंग ग्रुप आ गया, कीटो ग्रुप सब जहां भी आ जाता है, वहां पे ज्यादा फेवरेबल कौन होता है, SN2, SN1 नहीं होता वहां पे। कर लेंगे, तो विड्रॉइंग ग्रुप किसको इंक्रीज करेगा, SN2 को, याद रखोगे। चलो आगे देखो, रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। सबसे फर्स्ट फैक्टर जो लेंगे, स्ट्रक्चरल,
स्ट्रक्चरल फैक्टर्स में एक एक करके बताएंगे, देखो क्या क्या। देखो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट पढ़ेंगे, इफेक्ट नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप पढ़ाएंगे आपको, एक पढ़ाएंगे स्ट्रक्चरल फैक्टर, तभी किस पे वर्क कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रक्चरल पे। स्ट्रक्चरल पे देखो क्या होता है। अल्फा या बीटा एल्काइल ब्रांचिंग। लिविंग ग्रुप कहाँ से अटैच है? अल्फा पोजीशन से। अगर उसके जिस कार्बन से होल्ड रहता है उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसके एडजेसेंट कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, बीटा कार्बन। वी नो दैट अल्फा कार्बन पे या बीटा कार्बन पे अगर एल्काइल ग्रुप का नंबर इंक्रीज करते जाओगे, इसका मतलब यू आर इंट्रोड्यूसिंग द मोर स्टेरिक इंडेंस। वो किसको डिसफेवर करेगा? SN2 को किसको फेवर करेगा? आई बात समझ में? फेवर SN1, डिसफेवर किसको करेगा? SN2। देखो एक एग्जांपल लेते हैं। आपके पास मेथाइल ब्रोमाइड्स है, इथाइल ब्रोमाइड्स है, एसोप्रोपाइल ब्रोमाइड लिए। बताइए सबसे ज्यादा अल्फा अल्काइल ब्रांचिंग मैंने किस में किया? 4 में। क्योंकि पहले ही बता दिए थे ये क्या क्या सा पोजिशन, अल्फा ये भी क्या अल्फा ये भी क्या अल्फा। तो अल्फा अल्काइल ब्रांचिंग करेंगे तो क्या होगा, अब देखो वहां पे। देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर देखेंगे फॉर SN2, अब बोलोगे 1 ग्रेटर देन 2, 2 ग्रेटर देन 3, 3 ग्रेटर देन 4, 4 पे कभी SN2 देखना ही नहीं। क्यों बताइए? स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, स्टैटिक हिंडेंस। आप खुद से देखो इस पे, ये कार्बन है, ये देखो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये ट्रांजिशन स्टेट आएगा कि नहीं? मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल है तो ये ट्रांजिशन स्टेट आएगा। अब देखो इसका साइज तो स्मॉल होता, तो लेस हिंडर ट्रांजिशन स्टेट या मोर हिंडर्ड? तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल या लेस स्टेबल? मोर स्टेबल। अब आइए इस पे, जैसे इस पे आओगे तो ये कार्बन लिए क्या होगा, CH3, दिस वन दिस CH3, दिस वन CH3। यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप है आपका ब्रोमीन, इस पे अटैकिंग ग्रुप है आपका OH माइनस, सेलेक्ट कर लो। देखो यहाँ पे स्टडी कैंडेंस, अल्की ग्रुप लिए, स्टडी कैंडेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। द ट्रांजिशन स्टेट विल बी लेस स्टेबल या मोर स्टेबल? आई बात समझ में? तो लेस स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट किस में बना, 2 डिग्री या 3 डिग्री में? 3 डिग्री में। अब मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट किस में बनेगा आपका? 1 डिग्री में। तो 1 डिग्री में ये मेथाइल में, तो बताइए यहाँ पे क्या प्रोसीड करोगे आप, SN2 ज्यादा फेवरेबल हो गया, यहाँ पे SN2 क्या होगा, लेस फेवरेबल। तो ये सबस्ट्रेट क्या होता है, एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव फॉर द SN2। तो ये सबस्ट्रेट सबसे ज्यादा फेवर क्या करेगा, SN1 को, और ये किसको फेवर करेगा, SN2 को। कर लेंगे, तो आप रिएक्टिविटी बताइए SN2 का क्या हो जाएगा, ये SN1 का, और उसके बाद 3, 2, 1, इस पे तो देखना ही नहीं है SN2, SN1। मिथाइल हैलाइड रहेगा आपका, इथाइल हैलाइड रहेगा, तो वहां पे कभी SN1 सोचना भी नहीं है। आई बात समझ में? हम्म। ये क्या था, SN1 या SN2? SN2। मैंने किसका इम्पैक्ट लिया, अल्फा अल्काइल ब्रांचिंग का। अब देखो यहाँ पे ये कौन सा हैलाइड्स है, मेथाइल हैलाइड्स। ये देखो ये 1 डिग्री ये 2 डिग्री, देखना आप यहाँ पे, 1 डिग्री।
क्या ये क्या होगा? नियो पेंटल टाइप का आ रहा है ना वहां से। लास्ट में जो लिखो नियो पेंटेन, नियो अल्काइल ग्रुप है ना वहां पे। ये सब इलेक्ट्रोफाइल होगा कि निक्लोफाइल होगा? इलेक्ट्रोफाइल है ये सब। अब SN1 देखेंगे और SN2 देखेंगे। ये तो दिख रहा है आपका 1 डिग्री, ये क्या दिख रहा है आपका 2 डिग्री, ये क्या दिख रहा है आपको 3 डिग्री। ये 1 डिग्री है लेकिन हिंडर्ड है ये। लास्ट जो लिखे है तो 1 डिग्री, लेकिन क्या होगा, हिंडर्ड है कि नहीं, चेक करो। स्टेटिकली हिंडर्ड सबसे ज्यादा कौन है आपका? सबसे लास्ट में लिए नियो पेंटाइल नियो अल्काइल टाइप का। देखो यहाँ पे SN1 SN2 का बात करेंगे, देखना SN2 क्या है। एक्सेलेंट, मतलब सबसे ज्यादा देखोगे यहाँ पे बहुत रिएक्टिव होता है ये। फिर इसमें ये क्या दिया मैंने? गुड। क्या दिया मैंने? 3 डिग्री कहीं पे रहेगा। और बीटा पोजीशन पे अगर देखना है कि बहुत ज्यादा अल्काइल ब्रांचिंग होगा तो कभी भी SN2 में मत लेना। D2 स्टेरिक टेंड्रेंस कर लेंगे। अब SN1 कब आ जाएंगे? देख रहे हो 2 डिग्री में SN1 भी पुअर हो रहा है, SN2 भी पुअर हो रहा है, मतलब 2 डिग्री में भी SN1 में भी SN2। 3 डिग्री किस में जा रहा है? SN1 में। 1 डिग्री देखो मेथाइल किस में जा रहा है? SN2। आई बात समझ में? आपने क्या देखा, जैसे अल्फा पोजीशन पे ये बीटा पोजीशन पे अल्काइल ब्रांचिंग करेंगे तो किसको डिसफेवर करेगा? SN2 को। किसको फेवर करेगा? SN1 को। कर लेंगे। इसका जो रिएक्शन होता है बहुत यूनिक रिएक्शन होता है, बताएंगे इसका कैसे होता है। पहले इतना पे वर्क करो, समझ में आई है। नेक्स्ट लिखो। फर्स्ट या सेकंड था ये? ए लिए थे ना। बी है ये। बीटा सैचुरेशन। बताओ लिविंग ग्रुप कौन सा कार्बन से, अल्फा या बीटा से? लिविंग ग्रुप सेकंड में देखो, फर्स्ट में नहीं। फर्स्ट में तो अनसैचुरेशन है ही नहीं। अनसैचुरेशन कहाँ पे देख रहे हो आप? सेकंड में। सेकंड में देखिए लिविंग ग्रुप कहाँ पे? अल्फा। उसके नेक्स्ट कार्बन को क्या बोलते हैं? बीटा। तो उसको बोलते हैं बीटा अनसैचुरेशन। अगर अल्फा अनसैचुरेशन लेते तो जो अल्फा कार्बन है उसी पे डबल बॉन्ड दे देते, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अल्फा अनसैचुरेशन। तो मैं इम्पैक्ट पढ़ा रहा हूँ किसका भी? बीटा अनसैचुरेशन का। किसका इम्पैक्ट पढ़ रहा हूँ? बीटा अनसैचुरेशन का। एलएलई कार्बोकेटन क्या होता है? मोर स्टेबल या लेस स्टेबल? मोर स्टेबल। रीजन क्या होता है? रेजोनेंस। ये सब पता है ना? देखिए यहाँ पे लोगे आप SN1 तो 2 इज ग्रेटर देन 1। रीजन देखेंगे तो आपके पास क्या होगा? एलएलई कार्बोकेटायन, जिसमें क्या होता है? रेजोनेंस। समझ में आया आपको? फिर SN1 जाएंगे, SN2, तो वहां भी 2 ग्रेटर देन 1।
तो इसका मतलब बीटा अनसैचुरेशन किसको फेवर किया? SN1 को भी, SN2 को भी। मतलब कहीं भी अगर आपको बीटा अनसैचुरेशन के साथ अगर कोई एल्काइल हैलाइड्स होगा, वहां पे SN1 पाथ होगा या SN2 पाथ होगा, वो डिसाइड करेगा आपका सॉल्वेंट। कौन डिसाइड करेगा? सॉल्वेंट। अगर एक्वस मीडियम में लेके चलोगे तो SN1 पाथ ले लेना। अगर DMF लेंगे, DMSO लेंगे, कीटोन ले लेंगे, तो क्या लेंगे? SN2। वो बताएंगे आगे आपको। तो यहाँ पे बीटा अनसैचुरेशन किसको फेवर करता है? SN1 या SN2 को? दोनों को। देखो क्यों, रीजन बता देते, देखो रीजन। ब्रोमीन था। ये OH माइनस है, इस पे अटैक करेगा, इस पे, तो देखो क्या हो जाएगा। ट्रांजिशन स्टेट देखना आप। मैंने बताया पार्शियल बॉन्डिंग फेज आता है किसका? प्योर पी ऑर्बिटल्स का। SN1 में बताया था, SN2 में? मैंने बताया था ना कि प्योर पी ऑर्बिटल ट्रांजिशन स्टेट में था आपका, कहाँ पे? SN2 में। जो पार्सली बॉन्डेड रहता है किससे? लिविंग ग्रुप से भी, और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल से भी, बताए थे हमको। देखो क्या हो जाएगा। ये पार्सली बॉन्डेड होगा किससे? OH माइनस से। ये पार्सली बॉन्डेड होगा किससे? Br माइनस से। देखो यहीं पे डबल बॉन्ड भी उसी सिमेट्री के साथ है। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी उसी सिमेट्री के साथ वहां पे बैठा हुआ। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा? देखो यहाँ पे एक पी ऑर्बिटल आपने जनरेट किया। अब प्लेन के परपेंडिकुलर ऑलरेडी दो पी ऑर्बिटल अपना पाई बॉन्ड बना के था। जैसे यहाँ पे पी ऑर्बिटल को देखा, उसको फ्रेंड मिल गया, यहाँ भी अपना पाई पाई बॉन्ड को क्या किया? स्टैंड कर दिया पाई इलेक्ट्रॉन्स को। तो क्या मिलेगा? रेजोनेंस का हेल्प मिलेगा कि नहीं वहां पे? अगर ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज बाय द कंजुगेशन विद द एलेलिक पाई बॉन्ड या बेंजाइलिक पाई बॉन्ड, तो डेफिनेटली वहां पे ट्रांजिशन स्टेट विल गेट द मोर स्टेबिलिटी। दैट्स व्हाई द SN2 पाथ वहां पे क्या होगा? ज्यादा फेवर करेगा। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया, ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी डिसाइड करता है रिएक्टिविटी। जितना ज्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पे एलेलिक कंजुगेशन के थ्रू ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा? स्टेबलाइज हो गया। इसलिए रेट ऑफ SN2 को भी क्या किया? वो फेवर किया। आई बात समझ में? तो लिख लो यहाँ पे, स्टेबलाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट थ्रू कंजुगेशन विथ एलाइलिक पाई बॉन्ड। तो आपने यहाँ पे एलाइलिक पाई बॉन्ड को हेल्प से कंजुगेशन, किसके कंजुगेशन आपने इंट्रोड्यूस किया? कंजुगेशन के थ्रू आपने ट्रांजिशन स्टेट को क्या किया? स्टेबलाइज किया। स्टेबलाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट थ्रू कंजुगेशन विद एलाइलिक पाई बॉन्ड, द रेफरेंट ट्रांजिशन स्टेट गेटिंग द मोर स्टेबिलिटी। आज ऐसे ट्रांजिशन स्टेट में स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो वहां पे SN2 क्या होगा? ज्यादा फेवर करेगा। कर लेंगे। तो बीटा सैचुरेशन जहां भी होगा वहां पे ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा आपका? मोर स्टेबल, ड्यू टू द कंजुगेशन। दैट्स व्हाई द फेवर SN1 एंड SN2 बोथ। याद रखोगे? लिख लो। याद रखिएगा बीटा सैचुरेशन फेवर होता है SN1 SN2 रिएक्टिविटी।
देखो जितना भी ले सब में बीटा अनसैचुरेशन है कि नहीं, चेक करो। अगर एक्टिविटी रह जाएंगे फॉर SN1, सबसे ज्यादा होगा 3 का, उसका बाद 1 का, उसका क्या होगा 2 में, 2 में देखना भी नहीं। कार्बोकेटाइन क्या होता है, एक्सट्रीमली लेस स्टेबल होगा, इसलिए 2 में SN2 देखेंगे, SN1 देखेंगे भी नहीं। नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, withdrawing group that destabilize the resulting carbocation, that's why you don't have to favor SN1। कर लेंगे। फिर देखेंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर देखेंगे फॉर SN1, ये SN2 के लिए। SN2 के लिए सबसे बेस्ट जो होगा किसमें होगा आपका, ट्रू विड्रॉइंग ग्रुप। मैंने पहले ही बता दिया था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ द सबस्ट्रेट, तब आप SN2 क्या होगा, ज्यादा फेवरेबल होगा। इसलिए जहां भी विड्रॉइंग ग्रुप देखना कंजुगेशन पे, आप देखना वहां पे किसके लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल होता है, वो SN2 के लिए। तो सबसे ज्यादा किस्म होगा SN2, 2 में, उसका किस्म होगा 1 में, सबसे कम किस्म होगा 3 में। तो ये जो सबस्ट्रेट होगा वो मोर फेवरेबल फॉर द SN1, यस, दिस सबस्ट्रेट लेस फेवरेबल फॉर SN2। बेंजाइलिक पोजीशन पे रिएक्शन करवाओगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर रहेगा आपका, तो वो किसको फेवर करेगा, ऐसे। बेंजाइलिक पोजीशन पे अगर बेंजाइलिक पोजीशन पे रिएक्शन करवाएंगे और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा, तो वो फेवर करेगा SN1 को। बेंजाइलिक पोजीशन पे रिएक्शन करवाओगे, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आ गया, तो वो फेवर करेगा SN2 को, क्योंकि बेंजाइलिक पोजीशन का मतलब होता है बीटा अनसैचुरेशन। बेंजाइलिक पोजीशन का मतलब होता है बीटा अनसैचुरेशन। एल्लाइलिक पोजीशन का मतलब होता है बीटा अनसैचुरेशन। आप बीटा अनसैचुरेशन जैसे ही लाओगे, तो वहां पे ट्रांजिशन स्टेट विल गेट द मोर स्टेबिलिटी, तो वो फेवर किसको करेगा, SN1 को भी, SN2 को भी। तो SN1 का फेवर करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा तो SN1 ज्यादा फेवर करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तो SN2 फेवर करेगा। आई बात समझ में, तो आपने देखा बीटा अनसैचुरेशन किसको फेवर किया, SN1 या SN2 को, दोनों को। कर लेंगे। अब आइए नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ अल्फा अनसैचुरेशन। अल्फा पोजीशन पे अगर अनसैचुरेशन होगा, तो देखो क्या इम्पैक्ट आता है, CH3 CH, यहाँ पे Br लिए और ये CH3 लिए, ये CH2 CH और ये Br ले लिया मैंने, इसमें अल्फा अनसैचुरेशन है देखो। SN1 लो या SN2 लो, इसमें होगा इसमें नहीं होगा। SN1 लो या SN2 लो, किसमें मैंने फेवर किया, 1 में। किसमें बोला मैंने नहीं लेने के लिए, 2 में। हाँ देखो ये पोजीशन होता है अल्फा, लिविंग ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होगा उसको क्या बोलेंगे, अल्फा। अब बताइए अल्फा कार्बन पे क्या देखा आपने, अनसैचुरेशन, तो क्या बोलेंगे इसको, अल्फा अनसैचुरेशन। ये डिसफेवर किसको करता है, SN1 को भी और SN2 को भी। रीजन देखो, सबसे पहले देखो कि जो भी आप लेंगे फिनालिक पोजीशन, वहां पे ब्रोमीन या क्लोरीन जो भी लेंगे, रेजोनेंस दिखाओगे कि नहीं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है कि नहीं, हेलोजन प्लस आर इफेक्ट दिखाता, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है ये। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर किससे लेते, माइनस आई से। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट दिखाते थे तो क्या लेते, प्लस आर इफेक्ट लेते थे। प्लस आर इफेक्ट के चलते देखना वहां पे क्लोरीन, ये ब्रोमीन और कार्बन के बीच में क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे आप, ये रियल स्ट्रक्चर होगा दोनों, नो। रियल स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, चेक करो, ये होगा रियल स्ट्रक्चर। आप बताइए अगर किसी में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर अगर इंट्रोड्यूस करोगे, तो बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा कि वीक होगा, स्ट्रांग हो जाएगा। अब बॉन्ड स्ट्रांग होने से एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, हाई। और रिएक्शन कहाँ पे करवा रहे हैं, लो टेम्परेचर पे, क्या लगता है आपको डिमांड फुलफिल कर पाएंगे आप, नो।
इसीलिए क्या होगा, SN1 SN2 होगा, नो। आई बात समझ में? क्योंकि देखो SN1 लो या SN2 लो, लिविंग ग्रुप जब आप तोड़ रहे थे, जो बॉन्ड से तोड़ रहे थे, वो डिटरमाइनिंग स्टेप दोनों के लिए है। क्योंकि देखो नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप दोनों का रिएक्टिविटी को कंट्रोल करता है, SN1 का भी SN2 का भी। क्योंकि SN1 में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स क्या था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। अरे बेटर लिविंग ग्रुप होगा तो इजीली चला जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। SN2 में न्यूक्लियोफाइल अगर बेटर लिविंग, देखो न्यूक्लियोफाइल अगर आ जाएगा, लिविंग ग्रुप अगर बेटर लिविंग एबिलिटी होगा, रेट ऑफ रिएक्शन वहां भी क्या होगा, फास्ट होगा। तो नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप दोनों को इम्पैक्ट करता है, SN1 को भी SN2 को भी। अगर बेटर लिविंग ग्रुप होगा तो SN1 को भी फेवर करेगा, SN2 को भी फेवर करेगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या करेंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर रहेगा। दैट्स व्हाई द CX बॉन्ड जो होगा, ये कार्बन हेलोजन का जो बॉन्ड्स होगा, दैट बिकम द पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। अगर डबल बॉन्ड करेक्टर उसमें आ जाएगा तो क्या होगा, वो स्ट्रांग हो जाएगा, इसीलिए फेवर नहीं करेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कर लेंगे। आपने देखा होगा एराइलिक पोजीशन पे क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, आपने क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन में अगर आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं तो कहाँ पे जाते हैं हम लोग, एक्सट्रीम कंडीशन में जाते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब होता है 300 atm प्रेशर लेते हैं लोग, 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंटिन्यूसली वहां पे रिफ्लक्स करते हैं हम लोग, उसके बाद आता है आपका सोडियम फेनॉक्साइड, टॉस प्रोसेस जिसको बोलते हैं, जिससे क्लोरोबेंजीन से क्या बनाते हैं हम लोग, फेनॉल। आई बात समझ में? तो ऐसा नहीं कि सबस्ट्रेट अगर लिए, अब वो बोले कि डिस्फेवर करेगा SN1 SN2 को, तो ऐसा नहीं कि अभी वो न्यूक्लियोफिलिक सॉल्यूशन जाएगा, नहीं जाएगा, लेकिन SN1 SN2 मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करेगा। कर लेंगे। तो देखो, और क्या होता है कि विनाइलिक कार्बोकेटायन जो होता है, विनाइलिक कार्बोकेटायन वो तो लिस स्टेबल होता है, एक्सट्रीमली लिस स्टेबल होता है ये। आप बताओ, SN1 पास जाएंगे तो आपको विनाइलिक कार्बोकेटायन मिलेगा, जो एक्सट्रीमली क्या होता है, लिस स्टेबल। आई बात समझ में? लिविंग ग्रुप का कार्बन का जो बॉन्ड था वो स्ट्रांग हो गया, तो फिर क्यों फेवर करेगा SN1 SN2, फेवर करेगा, नो। आप बताइए, आपको अगर फेनोलिक बेंजाइलिक एराइलिक कार्बोकेटायन बनाते हैं, क्या होता है, लेस स्टेबल या मोर स्टेबल, लेस स्टेबल। एराइलिक कार्बोकेटायन विनाइलिक कार्बोकेटायन लेस स्टेबल होता है। CX बॉन्ड के पास क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। आप इमेजिन कर सकते हो वहां पे SN1 SN2, नो। अल्फा से किसको डिसफेवर किया, बोथ SN1 को भी और SN2 को भी, लेकिन बीटा दोनों को फेवर किया, SN1 को भी SN2 को भी। स्ट्रॉन्गर ड्यू टू रेजोनेंस। सेकंड क्या होगा, विनाइलिक एंड एराइलिक कार्बोकेटायन सर, एक्सट्रीमली लेस स्टेबल। तो बताओ क्या फेवर करेंगे आप, SN1 SN2, नो। SN1 होगा यहाँ पे नेबर, SN2 होगा यहाँ पे नेबर। मैंने क्या बोला था आपको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है सैचुरेटेड कार्बन या अनसैचुरेटेड कार्बन, सैचुरेटेड कार्बन। यहाँ पे कौन सा कार्बन है आपका, अनसैचुरेटेड, फिर क्यों फेवर करोगे आप। कर लेंगे। तो SN1 SN2 आपका कहाँ पे होता है, सैचुरेटेड कार्बन पे, मतलब अनसैचुरेटेड कार्बन पे अगर कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आप दिखा रहे हो तो वो SN1 SN2 नहीं है। आई बात समझ, वो SN1 SN2 नहीं है, क्योंकि SN1 SN2 जब भी बात करेंगे तो कहाँ पे होगा, सैचुरेटेड कार्बन पे, अनसैचुरेटेड कार्बन पे SN1 SN2 नहीं होता, याद रखोगे। नेक्स्ट लिखो, C या D होगा। SN1 होगा, नहीं। SN2 होगा, नो। बहुत रिजिड स्ट्रक्चर होता है ना, बहुत ज्यादा स्टेरिक कंडेंस होगा ना, तो SN1 SN2 क्या करेंगे वहां पे। देखो ये होता है ब्रिजेट पोजीशन, ये देखो यहाँ पे मैंने ब्रोमीन लिया, एक मैंने लिया ब्रिजेट पोजीशन पे, यहाँ पे ब्रोमीन। आप खुद से सोचो,
अगर SN1 पाथ फॉलो करेंगे तो क्या बनता है आपका कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइज। ब्रिजेट पोजीशन पे तो sp2 कार्बन नहीं ला पाओगे आप, तो इसलिए SN2 तो नहीं, SN1 तो नहीं होगा। SN2 किसके थ्रू प्रोसीड्स होता है, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू। अब वो किस पे डिपेंड करता है, स्टेरिक कंडेंस पे। एकदम देखो रिजिड स्ट्रक्चर है, बैक साइड से आपको स्पेस ही नहीं मिलेगा अटैक करने का, क्योंकि वो क्या होता है नॉन प्लेनर रिजिड स्ट्रक्चर। दैट्स पे फेवर करेगा SN1 SN2 को नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखना, कि अगर इसमें जाएंगे हम लोग देखना कि SN1 देखेंगे तो इसमें होगा, इसमें नहीं होगा। SN2 देखेंगे इसमें होगा, इसमें नहीं होगा। तो आपने देखा ब्रिजेट पोजीशन किसको सप्रेस किया, रिएक्टिविटी ऑफ बोथ SN1 SN2। पहले ही बता दिए ब्रिजेट पोजीशन पे ना एलिमिनेशन दिखाओगे, अब ब्रिजेट पोजीशन से ना सब्स्टिट्यूशन दिखाओगे। ब्रिजेट पोजीशन पे मैंने पहले ही बता दिया था, ब्रिजेट पोजीशन पे अगर कोई अल्काइल हैलाइड्स होगा, ब्रिजेट पोजीशन पे अगर क्लोरीन ब्रोमीन है, आपको मैंने बताया था अल्कोहलिक OH के साथ हीट करते थे क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। उसके थ्रू क्या बनता है उसका, डिहाइड्रोजनेशन। उसके थ्रू क्या बनता है, डबल बॉन्ड। मैंने पहले ही बता दिया था ब्रिजिड पोजीशन पे कभी डबल बॉन्ड नहीं बनाएंगे। आपको बताए थे, देखो एक चीज और बताते हो, देखो नोट करके लिख लो। ये क्या होता है ब्रिजिड पोजीशन। अब ब्रिजिड पोजीशन पे अगर OH है, आपको डिहाइड्रेशन मैंने पढ़ाया था कंसंट्रेटेड H2SO4 से हीट किए थे, क्या बनता था आपका एल्कीन। अल्कोहल से क्या बनता है एल्कीन। पाई बॉन्ड कहाँ दिया आपने, ब्रिजेट पे, जो कि रॉन्ग है। ब्रेड रूल बताए थे ना, इसलिए ब्रिजेट पोजीशन पे क्या नहीं करेंगे, ना सब्स्टिट्यूशन करवाओगे ना एलिमिनेशन करवाओगे। याद रखेंगे ये भी क्वेश्चन आपका नीट में पूछा हुआ है। आपने देखा होगा टॉटो ब्रिज पढ़ाए थे, तो टॉटो ब्रिज में बोलते थे कि अल्फा कार्बन अगर अल्फा हाइड्रोजन आपका ब्रिजेट पोजीशन पे होगा तो टॉटो ब्रिज नहीं दिखाओ, बताए थे आपको। तो ये सब नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके अकॉर्डिंग ब्रेड्स रूल था कि नहीं, ये था स्ट्रक्चरल इम्पैक्ट। तो आपने देखा बीटा अनसैचुरेशन किसको फेवर किया, SN1 SN2 को। अल्फा अल्काइल या बीटा अल्काइल ब्रांचिंग किसको फेवर किया, SN1 को। किसको डिसफेवर किया, SN2 को। स्टेरिकली हिंडर्ड लेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, स्टेरिकली अगर हिंडर्ड लेंगे, स्टेरिकली अगर हिंडर्ड लेंगे तो आप किसको फेवर करेंगे, SN1 पाथ को। किसको डिसफेवर करोगे, SN2 को। अल्फा अनसैचुरेशन किसको डिसफेवर किया, बोथ SN1 और SN2 को। बेंजाइलिक एलाइलिक पोजीशन क्या होता है, बीटा अनसैचुरेशन। और विनाइलिक एलाइलिक पोजीशन क्या होता है, अल्फा अनसैचुरेशन। तो वहां पे आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे, नो। क्लोरोबेंजीन पे अगर एक्वस क्यूएस होगा तो रिएक्शन होगा, नेवर। क्लोरोबेंजीन पे अगर मैं बोलूंगा कि क्लोरोबेंजीन है आपके पास, ये सब क्वेश्चन आप देखना पूरा पैकेज में मिलेगा। देखो क्लोरोबेंजीन है, आपको बोलेगा कि एक्वस की वजह से लेकर रिएक्शन करवाओ, तो बोलना नो, क्योंकि एरालिक पोजीशन है कि बेंजालिक पोजीशन है, एरालिक। और एरालिक पोजीशन पे मैंने क्या बोला, SN1 SN2 डिसफेवर करता। अब बोलोगे यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा कि नहीं होगा। कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, स्टीम कंडीशन में होगा। अब वो किसके थ्रू करेगा, बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू। आई बात समझ में, तो वो सब पढ़ाएंगे एरोमेटिक का अलग से कर लेंगे। नेक्स्ट लिखो, सेकंड, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, एक बताए थे आपको स्ट्रक्चरल फैक्टर्स, एक क्या बताए थे आपको स्ट्रक्चरल। आप जो बता रहे हो वो किसका बता रहे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट पे कैसे डिपेंड करेगा। तो देखो दो टाइप का सॉल्वेंट होगा, एक होगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। पोलर प्रोटिक का मतलब होता है जैसे वाटर होगा पोलर प्रोटिक, methyl अल्कोहल क्या हो जाएगा पोलर प्रोटिक, एसिडिक एसिड लेंगे तो क्या हो जाएगा ये सब पोलर प्रोटिक। देखो जितना भी आपने सॉल्वेंट लिया है ऑल दी सॉल्वेंट्स आर द पोलर। ये जितना भी मैंने सॉल्वेंट लिया ऑल दी सॉल्वेंट्स आर पोलर। All these solvents having ability to form the hydrogen bond. All these solvents
हैविंग टेंडेंसी टू डोनेट द प्रोटॉन, ये प्रोटॉन डोनेट भी करता करेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, पोलर प्रोटिक या पोलर एप्रोटिक, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, याद रखोगे। अब देखो, एक होता पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में जाएंगे तो यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन नहीं मिलेगा आपको। एक्टिव हाइड्रोजन मैंने किसको बोला था, when hydrogen bonded with nitrogen, oxygen, chlorine, so these hydrogen is called active hydrogen, मैंने ग्रिग्नार्ड रीजन में पढ़ाया था एक्टिव हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन नाइट्रोजन से बॉन्डेड होगा, हाइड्रोजन अगर कार ऑक्सीजन से बॉन्डेड होगा, हाइड्रोजन अगर आपका फ्लोरीन से बॉन्डेड होगा, तो दीज हाइड्रोजन कैन पार्टिसिपेट इन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, मेथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, एसिटिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, दैट्स व्हाई दिस सॉल्वेंट्स आर कॉल्ड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, याद रखोगे। अब एक होता पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, इसमें आता डीएमएफ, डीएमएसओ, और एक होता आपका एसीटोन। ये देखो, सबका सब पोलर है, लेकिन अप्रोटिक है, मतलब कि एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। चेक करो, देखो यहाँ पे डीएमएफ क्या होता, देखो ये होता डीएमएफ, इसको बोलते हैं एनएन, डाइमेथाइल फॉर्मामाइड बोलते हैं कि नहीं, कॉमन नेम, दैट इज डीएमएफ। समझ में आया डीएमएफ क्या होता है। देखो तो पोलर प्रोटिक है कि पोलर, पोलर तो होगा, कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ले रहे हो, कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, कहीं भी वेक्टर्स हम लेंगे तो कैंसिल आउट नहीं होगा, तो पोलर तो होगा। लेकिन कहीं भी देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्डेड नहीं है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से बॉन्डेड नहीं है, तो इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। फिर एक लिए थे डीएमएसओ, तो देखो क्या था डीएमएसओ, एमी लिए, ये डाइमेथाइल सल्फोक्साइड होता है, ये डाइमेथाइल सल्फोक्साइड, दैट इज डीएमएसओ। क्या लगता है आपको, डीएमएसओ में कहीं पे दिख रहा है आपको एक्टिव हाइड्रोजन, नहीं, पोलर होगा कि अपोलर होगा, पोलर, तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट सही है। ये क्या है आपका, अल्कोहल, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ये सब क्या होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करता है SN1 पाथ को। इसको फेवर करता है ये फेवर करता है SN2 को। बेंजालिक पोजीशन फेवर करता है बोथ SN1 SN2 को। अगर बेंजालिक पोजीशन, मान लो कि बेंजाइल ब्रोमाइड या बेंजाइल क्लोराइड आपका सबस्ट्रेट है, और उस पर अगर मान लो कि एक्वस क्यूएस एल्कोहल, एक्वस क्यूएस देके आप रिएक्शन करवाओगे, या कोई निक्लोफाइल देके आप थायोफेनॉक्साइड देके रिएक्शन करवा रहे हो, अगर उसी को एक्वस मीडियम में करेंगे या अल्कोहलिक मीडियम में करेंगे, तो वो हमेशा फॉलो करेगा SN1 पाथ को, और उसी सबस्ट्रेट पे वही निक्लोफाइल लेके अगर DMFO में रिएक्शन करवाओगे तो फिर क्या हो जाएगा, SN2। याद रखना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किसको फेवर करता है, SN1 को। अपोलर अप्रोटिक किसको फेवर करता है, SN2 को। तो DMF एसीटोन DMF जैसे दिखे आपको, तो समझ लें कि SN2 पाथ है ये। क्या पता है, ये SN2। जैसे देखो एक क्वेश्चन जो पूछा था, क्वेश्चन को क्या करने का थोड़ा टफ बनाने के लिए DMF नहीं लिखेगा, ऐसे दे देगा, स्टूडेंट सोचने लगते ये कौन सा रिएजेंट है, कुछ नहीं है, DMF है ये, कर लेंगे, सॉल्वेंट है ये। देखो एक एग्जांपल बताते हैं, देखो बताइए, फ्लोरीन कहाँ पे है, एराइलिक पे या बेंजाइलिक पे, एराइलिक पे। अब ब्रोमीन कहाँ पे है, एराइलिक पे, तो रिएक्शन मैंने बोला था अवॉइड करने के लिए। अब देखो यहाँ पे थायोफेनॉक्साइड मैंने लिया, यहाँ पे DMF ले लिया, तो बताओ तो कौन सा मैकेनिज्म होगा,
अगर यहीं पे थायोफेनॉक्साइड लेके इथ एल्कोहलिक मीडियम लेते या एसिटिक एसिड लेते क्या हो जाता? आई बात समझ में? अब तो रिएक्शन सेंटर कौन सा आपका, बेंजालिक पोजिशन या एराइलिक पोजिशन? तो देखो क्वेश्चन कितना स्मार्ट पूछा था, एराइलिक पे दे दिया था, बेंजालिक पे दे दिया था। स्टूडेंट को कंफ्यूजन क्या होता है कि एराइलिक पोजीशन पे एराइल हैलाइड्स पे भी तो न्यूक्लियोफिलिक सॉल्यूशन होता है, यस होता है, लेकिन उसके लिए आपको लेना है हाई टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर कहीं पे दिया नहीं, टेम्परेचर दिया कहीं पे नहीं, सीधा क्या दिया डीएमएफ। और एराइलिक का बेंजालिक दोनों है, तो बेंजालिक दिख रहा है ना आपको, तो डीएमएफ लेके SN2 करवा दो वहाँ पे, एराइलिक को हटा दो वहाँ से, कर लेंगे। तो बताइए नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, विड्रॉइंग या डोनेटिंग? अब विड्रॉइंग किसको फेवर करता है? तो देखो जो भी मैंने कंडीशन दिया वो तो 100% दिखा रहा है कि SN2 ही पाथ फॉलो करो, SN1 तो फॉलो करो नहीं, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, विड्रॉइंग ग्रुप। अगर यहीं पे मेथॉक्सी देते थे क्या होता है, कार्बोकेटाइन स्टेबलाइजिंग ग्रुप आता। तो फिर आप डीएमएफ अगर हटा के एसिटिक एसिड लेते थे फिर क्या होता है, SN1 या SN2? SN1, कर लेंगे। तो बताइए SN2 प्रोसीड विद इन्वर्जन इन कन्फिगरेशन या रिटेंशन इन कन्फिगरेशन? इन्वर्जन, मतलब ये फ्लोरीन जैसा था वैसे ही रहेगा, NO2 रहेगा, और इस पे जैसे जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, थायोफेनॉक्साइड। तो कुछ आइडिया लगा आपको कैसे करोगे SN1 SN2 ये सब? नेचर ऑफ सॉल्वेंट आपने देखा, पोलर प्रोटीन किसको फेवर किया? देखो एक काम करते हैं, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आयन डाइपोल इंटरेक्शन के थ्रू होगा कि नहीं? इट इज स्टेबलाइज्ड थ्रू इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट? इसको स्टेबिलिटी कहाँ नहीं मिलेगा? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, क्योंकि देखो डीएमएफ जो होता है, डीएमएफ डीएमएसओ जो होता है, दिस सॉल्वेंट कैन सॉल्वेट ओनली एनाइंस। डीएमएफ डीएमएसओ जो होता है वो सॉल्वेशन का इफेक्ट होता है, एडिशन एंथैल्पी बोले थे ना आपको। आप कार्बोकेटाइन में क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज। वाटर में क्या होता है, पॉजिटिव पोल निगेटिव पोल दोनों होता है ना। तो आप बताइए कार्बोकेटाइन को निगेटिव पोल के थ्रू आयन डाइपोल इंट्रैक्शन होगा, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन के थ्रू वाटर को क्या करेगा, ये कार्बोकेटाइन को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। उसी कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी आप डीएमएफ डीएमएसओ में जाओगे तो सॉल्वेशन का इम्पैक्ट ही नहीं होगा, मतलब जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर ही नहीं पाएगा, किसके थ्रू, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन के थ्रू। रीजन क्या होगा देखो, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था ये जितना भी सॉल्वेंट्स होता है पोलर एप्रोटिक, वो किसके सॉल्वेशन किस पे देगा बताओ, कैन सॉल्वेंट ओनली, किसको सॉल्वेट करेगा ये, कैन सॉल्वेट ओनली देन आयंस। देखो आप एक काम करते हैं, जैसे सोडियम आयोडाइड लिए, राइट, सोडियम आयोडाइड को मैंने कहाँ पे लेके चला गया, एसीटोन में। एसीटोन में Na+ होगा और क्या होगा, I-। नहीं नहीं डीएमएसओ लिए ना, कैटायन लिखो, कैटायन रॉन्ग लिख दिया था वहाँ पे, कैटायन लिखो, लिखो वहाँ पे डीएमएफ डीएमएसओ कैन कैन सॉल्वेट ओनली कैटायंस, एनायंस नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसमें सॉल्वेशन होगा, कैन नॉट सॉल्वेटेड, इसमें होगा बताइए। अब देखो खुद से, Na+ क्या है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव। एसीटोन क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ, देखो ये मेथाइल ग्रुप है, ये मेथाइल ग्रुप है, इस पे डेल माइनस या डेल प्लस, डेल माइनस। आपने क्या देखा, स्टेबिलिटी, आयन डाइपोल इंटरेक्शन आप देख रहे हो यहाँ पे, कौन सा इंटरेक्शन है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। उसमें देखो सॉल्वेशन मतलब आयन डाइपोल इंटरेक्शन के थ्रू किसको स्टेबलाइज कर रहा है, कैटायन या आयन को। किस पे सॉल्वेशन का इम्पैक्ट आप नहीं देखेंगे, किस पे आप सॉल्वेशन का इम्पैक्ट नहीं देखेंगे आप।
एनाइन पे। एनाइन को स्टेबलाइज करने के लिए आप क्या लेंगे? सॉल्वेशन। क्या हो गया बताओ, सॉल्वेशन का इम्पैक्ट किस पे देखेंगे आप? कैटाइन पे। और किस पे सॉल्वेशन का इम्पैक्ट नहीं आएगा आपका? एनाइन पे। आप बता दो खुद। अगर कैटाइन को सॉल्वेट कर पाओगे, एनाइन को सॉल्वेट नहीं कर पाएंगे, आयन पेयर आप जनरेट कैसे करोगे? एक नेगेटिव पोल होता है, एक पॉजिटिव पोल होता है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या होता है? पोलर प्रोटिक होगा, तो नेगेटिव पोल को भी इंटरेक्ट करेगा, पॉजिटिव पोल को भी इंटरेक्ट करेगा। और दोनों को स्ट्रॉन्ग आयन डायपोल इंटरेक्शन के थ्रू क्या करेगा? विथड्रॉ करेगा। दैट फेवर द रेट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। आई बात समझ में? ये सब इम्पैक्ट आपका कहाँ पे आएगा? किस में आएगा बता दो? ये सब इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा? पोलर प्रोटिक में, पोलर एप्रोटिक में? पोलर प्रोटिक में। तो इसका मतलब चला कि अगर आपको निक्लोफाइल को सॉल्वेट नहीं कर पाओगे तो आप कौन सा मीडियम लेंगे? यू डोंट हैव टू यू डोंट हैव टू सॉल्वेट द निक्लोफाइल, तो कौन सा मीडियम लेंगे? पोलर प्रोटिक या पोलर एप्रोटिक? सॉल्वेशन का इम्पैक्ट आप निक्लोफाइल पे नहीं लाना चाह रहे हो, तो क्या लेंगे? पोलर प्रोटिक या पोलर एप्रोटिक? पोलर एप्रोटिक। देखो, डीएमएफ किसको स्टेबलाइज किया, सॉल्वेट किया? कैटायंस को। निक्लोफाइल क्या था आपका? एनायंस। निक्लोफाइल को फ्री छोड़ दिया वो। निक्लोफाइल को अगर सॉल्वेशन की इंटरेक्शन पे नहीं लाओगे, तो निक्लोफाइल को अगर फ्री करोगे तो निक्लोफाइल का कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगा। निक्लोफाइल के कंसंट्रेशन में किसका रेट डिपेंड करता है? SN1 या SN2 को? SN2 का। SN2 के लिए क्या चाहिए? मोर कंसंट्रेशन ऑफ निक्लोफाइल होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा। अब अति ज्यादा निक्लोफाइल को कहाँ पे फ्री छोड़ोगे आप? पोलर प्रोटिक में, पोलर एप्रोटिक में? पोलर एप्रोटिक में। तो पोलर एप्रोटिक में आप सॉल्वेशन के थ्रू आप किसको स्टेबलाइज नहीं, किसको आप सॉल्वेट नहीं कर पाओगे? एनायंस को। एनायंस क्या आपका? निक्लोफाइल, तो निक्लोफाइल आपका फ्री रहेगा वहां पे। आई बात समझ में? तो कैटायंस एनायन का स्टेबलाइजेशन किस में होगा सॉल्वेशन के थ्रू? पोलर प्रोटिक में। कैटायंस को स्टेबलाइज करोगे बट एनायन को स्टेबलाइज नहीं कर पाओगे थ्रू द सॉल्वेशन किस में? पोलर अप्रोटिक में। तो निक्लोफाइल का कंसंट्रेशन हाई किस में चाहिए आपको? SN1 या SN2 में? SN2 में। आप हमेशा याद रखना, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट हमेशा फेवर किसको करता है? SN2 को। रीजन क्या होगा? हाई कंसंट्रेशन ऑफ निक्लोफाइल। आई बात समझ में? देखो, और आपने एक रिएक्शन पढ़ा होगा, याद करो। एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड लेते हैं हम लोग, या तो क्लोराइड होता है या तो ब्रोमाइड होता है। इस पर सोडियम आयोडाइड का रिएक्शन करवाते हैं हम लोग। फिंकेलस्टीन रिएक्शन बोलते हैं आप, बोलते हैं। एसीटोन आप सॉल्वेंट लेते हैं। अब बताइए कौन सा मैकेनिज्म होगा? SN2। हैलोजन एक्सचेंज मेथड बोलते हो आप इसको। सोडियम हैलाइड बनेगा, क्लोराइड या ब्रोमाइड। इनसॉल्युबल होता है एसीटोन में। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं आप? फिंकेलस्टीन रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज मेथड के थ्रू भी हम लोग एल्काइल हाइड बनाते हैं। एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल ब्रोमाइड को एल्काइल आयोडाइड में अगर कन्वर्ट करना है तो आप क्या लेंगे? फिंकेलस्टीन। एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल ब्रोमाइड को अगर एल्काइल फ्लोराइड में कन्वर्ट करना है तब क्या लेते हैं? स्कॉट रिएक्शन। याद करो, सिल्वर फ्लोराइड कोबाल्ट फ्लोराइड लेके जो करते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फिंकेलस्टीन रिएक्शन। अब फिंकेलस्टीन रिएक्शन में कौन सा मैकेनिज्म होता है? कौन सा मैकेनिज्म होता है? SN2 या SN1? SN2। क्योंकि आपने कौन सा सॉल्वेंट लिया? तो ये सॉल्वेंट है पोलर प्रोटिक या पोलर एप्रोटिक? तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट मैंने बोला कि इसको फेवर करता है। SN1 या SN2? आई बात समझ में? ये अब देखो यहाँ पे क्या होता है। सोडियम आयोडाइड होता है सॉल्युबल किस में? एसीटोन। सोडियम क्लोराइड जो होता है या सोडियम ब्रोमाइड जो होता है या पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम ब्रोमाइड जो भी लेंगे, वो इनसॉल्युबल होता है कहाँ पे? इन एसीटोन। आप खुद से बताइए, अगर क्लोराइड ब्रोमाइड आपका इनसॉल्युबल होगा तो फिर रिवर्स रिएक्शन का चांस क्या होगा? स्टॉप हो जाएगा। क्लोराइड ब्रोमाइड को रिप्लेस कौन किया?
आयोडाइड, क्योंकि आयोडाइड वहां पे क्या था, फ्री था, हैलोजन एक्सचेंज मेथड होता। बोलते कि चलो ना हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक्सचेंज करते हैं पोजीशन। तो आयोडाइड ने क्या किया, क्लोराइड ब्रोमाइड को बोला कि चलो ना हम लोग एक दूसरा को पोजीशन एक्सचेंज करेंगे। बोलो ठीक है, हैलोजन एक्सचेंज होता है, करते हैं। तो क्लोराइड ब्रोमाइड को रिप्लेस कौन किया, आयोडाइड। जैसे ही क्लोराइड ब्रोमाइड जैसे रिप्लेस हो गया, तो बैठ गया नीचे, किसके फॉर्म में, सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड। वो क्या होता है, एसीटोन में इनसॉल्युबल, मतलब वो सॉल्यूशन में रहेगा ही नहीं। तो फिर कंपटीशन क्या था वहां पे, रुक गया, मतलब रिवर्स रिएक्शन स्टॉप। आई बात समझ में। इसी को अगर एक्वस सॉल्यूशन में लेके चलोगे, हैलोजन एक्सचेंज क्या होता है, रिवर्जेबल, मतलब आपका जो टारगेट होगा अल्काइल आयोडाइड बनाना, आप सक्सेस ही नहीं कर पाओगे। आई बात समझ में। एसीटोन लेने का पर्पस क्या था यहाँ पे, टू स्टॉप द चांस ऑफ रिवर्स रिएक्शन, क्योंकि देखो ये सब क्या था आपका, इनसॉल्युबल। तो फिंकल स्ट्रेन रिएक्शन आपने देखा, इंसॉल्युबल इन एसीटोन। फिंकल स्ट्रेन रिएक्शन आपने देखा, SN1 या SN2 पर, SN2। अब देखो खुद से, ये आपके पास मेथाइल, देखो ये आपके पास मेथाइल क्लोराइड है, ये एलाइल क्लोराइड है, ये बेंजाइल क्लोराइड है। हम्म। अब रिएक्टिविटी और सोडियम हाइड्राइड के साथ एसीटोन में देख रहे हैं हम लोग, इसका मतलब कौन सा मैकेनिज्म देख रहे हैं, SN1 या SN2, SN2। बताइए रिएक्टिविटी। SN2 होगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा 4, सही बोला। 4 के बाद आएंगे, तो 1 and 3 जो होता है सेम हो जाता है। SN2 पाथ में बेंजाइल ये मेथल देखो सेम आ गया, सबसे कम होता 2। अल्फा हेलो कार्बोनाइल, हाईली रिएक्टिव फॉर SN2 मैकेन रिएक्शन। क्या हो जाएगा बताइए, इलेक्ट्रो ड्राइंग पावर या नॉट विड्राइंग, इलेक्ट्रो विड्राइंग नेचर, एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट थ्रू कंजुगेशन आल्सो। ये दोनों मिलके उसको ज्यादा फेवर कर देता है SN1 के लिए, SN2 के लिए। कौन, अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड। स्टेरिक हिंडेंस भी मैटर करेगा। अगर वहीं पे मान लो कि जहाँ पे क्लोरीन या ब्रोमीन था वहीं पे ज्यादा अल्काइल ग्रुप लेंगे, तो फिर वही सबस्ट्रेट आपका डिसफेवर कर देगा SN2 को। लेकिन मैंने अभी क्या रखा वहां पे, विदाउट एनी ब्रांचिंग, इसलिए ज्यादा फेवर किया किसको, SN2 को। तो आप याद रखना, लिविंग ग्रुप को अगर लोगे तो लिविंग ग्रुप का अल्फा कार्बन के साथ बीटा पोजीशन पे क्या होगा, कीटो ग्रुप।
बीटा पोजीशन पे कोई भी अगर एनाइन स्टेबलाइजिंग ग्रुप अगर रहेगा तो वो हमेशा फेवर करता है SN2 को। आई बात समझ में? एनाइन स्टेबलाइजिंग ग्रुप एट ए बीटा पोजीशन ऑलवेज फेवर SN2 रिएक्टिविटी, लिख लो। एनाइन स्टेबलाइजिंग ग्रुप, एनाइन स्टेबलाइजिंग ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या डोनेटिंग? विड्रॉइंग। एनाइन स्टेबलाइजिंग ग्रुप एट बीटा पोजीशन, स्टेबलाइजिंग ग्रुप एट बीटा पोजीशन। एनाइन स्टेबलाइजिंग ग्रुप क्या होता है आपका? फेवर SN2 रिएक्टिविटी। देखो लाइक कौन सा होगा? कीटो ग्रुप होता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? नाइट्रो ग्रुप होता है कि एनाइन स्टेबलाइजिंग ग्रुप? तो बीटा पोजीशन पे अगर कीटो ग्रुप देखेगा, बीटा पोजीशन पे अगर नाइट्रो ग्रुप देखेंगे, तो फिर वो किसको फेवर करेगा? SN1 या SN2 को? आई बात समझ में? तो ज्यादा रिएक्टिव होगा। फिर देखो, इसमें क्या था कि बहुत स्मॉलर सबस्ट्रेट था, स्टेरिक इंडेक्स एक्सट्रीमली लेस होगा। यहाँ पे क्या था कि बीटा, देखो बीटा क्या होगा, यहाँ पे बीटा अनसैचुरेशन है, इसमें भी क्या बीटा अनसैचुरेशन है। तो बीटा अनसैचुरेशन में क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट होगा किसके थ्रू? कंजुगेशन के थ्रू। इसमें देखो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आएगा कंजुगेशन में, इसमें क्या होगा? एक ही पाई बॉन्ड आ रहा है। तो जितना ज्यादा इसमें आप स्टेबलाइजेशन देखोगे, उतना ज्यादा स्टेबलाइजेशन आप टू में नहीं देखोगे। ये तो फिक्स है कि थ्री ज्यादा होगा किससे? टू से। अभी एक्सेप्शनली ये इसके साथ compete, इसके साथ कंपेयर हो गया रीजन, क्योंकि ये देखो ये क्या होता है आपका CH3 जो होता है बहुत स्मॉलर ग्रुप होता है, जो SN2 के लिए बहुत एक्सेलेंट सबस्ट्रेट होता है। इसीलिए इसका और इसका रिएक्टिविटी पर्टिकुलरली इस रिएक्शन में देखा गया दोनों का सेम है। आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा तो अगर मेथाइल हैलाइड लेगा तो आपको ये बेंजाइलिक नहीं लेगा, अगर बेंजाइल लेगा तो मेथाइल हैलाइड आपको हटा देगा। आई बात समझ में? तो आप जब भी पकड़ोगे तो आप हमेशा याद रखना कि बेंजाइलिक एलाइलिक में सबसे ज्यादा रिएक्टिव किसका लेंगे? बेंजाइलिक का, क्योंकि बेंजाइलिक हैविंग मोर स्टेबलाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट थ्रू कंजुगेशन। कर लेंगे। हाँ, कभी भी देखो आप यहाँ पे कि अगर ये अल्फा पोजीशन है, बीटा पोजीशन पे अगर कीटो ग्रुप हो गया तो वो कौन सा कंपाउंड में देखेंगे? तो वो कंपाउंड देखेंगे अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड्स में। अल्फा पे मैंने क्या लिखा देखो, ये इसके रिस्पेक्ट में कीटो ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे आप, तो कीटो ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे तो ये पोजीशन क्या होगा? अल्फा। अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब अल्फा पोजीशन पे क्या होगा? हेलोजन होगा। तो दैट सबस्ट्रेट एक्सट्रीमली रेडी फॉर द SN2 रिएक्टिव रिएक्शन। कर लेंगे। वहां पे एक्सेप्शनली आपका SN2 क्या होगा? बहुत हाई होगा। मतलब ये देखो आपको बता देता हूँ, देखना यहाँ पे एक चीज लिख लो। बताइए तो कौन सा सबस्ट्रेट लिया मैंने अल्फा एलो का? देखो तो वहां पे अल्फा एलो कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा आपका? लास्ट जो लिखा अल्फा एलो कार्बोनिल कंपाउंड था ना, ये था ना आपका अल्फा अल्फा एलो कार्बोनिल कंपाउंड। बीटा पोजीशन पे क्या है? कीटो ग्रुप है। देखो SN1 और SN2 देखेंगे। फर्स्ट में क्या है? एलाइलिक। सेकंड में क्या है? बेंजाइलिक। अच्छा, फर्स्ट थर्ड में क्या है? अल्फा एल्कोक्सी। एल्कोक्सी ग्रुप क्या होता है? ऑक्सोनियमाइन कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल। याद करो, मेथॉक्सी ग्रुप एडजेसेंट कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज ऑक्सोनियमाइन मोर स्टेबल होता था ऑक्टेट कंप्लीट, तो उसको बोलते हैं अल्फा एल्कोक्सी एल्लो कार्बोनिल। क्या बोलते हैं इसको? अल्फा एल्कोक्सी एल्काइल हैलाइड्स। अल्फा एल्कोक्सी एल्काइल हैलाइड में आपने कहाँ देखा? थर्ड में। अब आप विल यू गेट द मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन या लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन? मोर स्टेबल। आई बात समझ में? तो वहां पे ज्यादा होगा। थर्ड में देखो सबसे जो लास्ट दिखे
उसमें अगर हैलोजन को रिप्लेस करोगे तो क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन के एडजेसेंट पे कौन है, कीटो ग्रुप, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, जो क्या करेगा, कार्बोकेटायन को डिस्टेबलाइज कर देगा, इसीलिए उसको बैड कर दिया मैंने। मतलब अल्फा हेलो पे क्या नहीं देखेंगे, SN1 नहीं देखेंगे आप, क्या देखेंगे आप, SN2 कर लेंगे। फिर देखो आप क्या करेंगे, SN2 जाएंगे, SN2 के लिए बीटा अनसैचुरेशन फेवर करता ही है आपका। ठीक है, आप SN2 लो, लेकिन SN2 सबसे बेस्ट होता है। ये कहाँ पूछा था क्वेश्चन बताओ, वेस्ट बंगाल ज्वाइंट इंजीनियरिंग में, मल्टीपल ऑप्शन में डाल दिया था क्वेश्चन, अल्फा एल्कोक्सी। वहां पे SN1 भी दिया था, SN2 भी दिया था, तो SN1 नहीं ज्यादा, SN2 ज्यादा फेवर नहीं करता जितना ज्यादा फेवर करता है SN1। ये क्या होगा, कौन सा कैटेगरी में आ गया, एक्सेलेंट, याद रखेंगे। तो आपने देखा वहां पे आप बोलोगे ये कैसे फेवर करेगा किसको, SN2 को, लॉन पेयर है, lone pair of oxygen in the pure 2p orbital that can participate in the resonance stability of the transition state। इसीलिए वहां पे लॉन पेयर ऑफ नाइट्रोजन स्टेबलाइजेशन किसको किसको स्टेबलाइज करेगा, ट्रांजिशन स्टेट को, इसीलिए अल्कोक्सी भी फेवर करता है SN2 को। कर लेंगे। आपने देखा जितना भी कंपाउंड है सब में ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी आपका एक्सेप्शनली मिलेगा, इसलिए देखो SN2 को सब फेवर किया। कर लेंगे। तो आपका ये था SN1 SN2 का रिएक्टिविटी मैंने बता दिया। मैंने बोला कि एलिमिनेशन जब करवाते हैं सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं, तो पहले ही बता दिए एलिमिनेशन के लिए सब्स्टिट्यूशन के लिए मैं बता रहा हूँ। देखो ये कंपाउंड होता है ब्रोमीन, आपने इस पे अल्कोहलिक की वजह दे के हीट किया होगा, क्या बना होगा याद करो, बोलते हैं मेजर, सेट जेप्रू लगाते हो। क्या लगता है आपको कि यहाँ पे मेजर बोलेंगे और एक माइनर, मान लो कि ये भी बोल लिया आपने, ये माइनर बोला आपने, आपको क्या लगता है कि ये मेजर माइनर के अलावा कोई सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट नहीं है, सब्स्टिट्यूशन का भी प्रोडक्ट आएगा। मतलब 100% सब्स्टिट्यूशन 100% एलिमिनेशन कभी नहीं होता। अगर कहीं पे एलिमिनेशन करवाने जाओगे तो पार्शियल सब्स्टिट्यूशन भी होगा, अगर कहीं पे सब्स्टिट्यूशन करवाने जाओगे तो पार्शियल क्या होगा, एलिमिनेशन। मतलब 100% एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन का चांस ही नहीं होता। अब देखो इसी पे अगर हम लोग क्या करेंगे, एक्वस की वजह से अगर लिए तो इससे क्या चल रहा है, हीट नहीं किया मैंने, तो डिहाइड्रोजनेशन तो करोगे नहीं आप, तो क्या करेंगे आप, सब्स्टिट्यूशन। एक तरफ क्या है, एलिमिनेशन, एक ही सबस्ट्रेट पे एक तरफ क्या देख रहे हैं आप, एलिमिनेशन, एक तरफ क्या देख रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन। हमेशा क्या होता है, एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन हमेशा होता है। स्ट्रॉन्गर बेस लेंगे, हाई टेम्परेचर लेंगे, बेस आपका स्ट्रॉन्गर होगा, हाई टेम्परेचर होगा तो हमेशा फेवर करेंगे आप क्या, एलिमिनेशन। पुअर निक्लोफाइल होगा, पुअर बेस होगा, लो टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाएंगे तो हमेशा फेवर करेंगे सब्स्टिट्यूशन। आई बात समझ में, एल्कोहलिक वजह से क्या करवाते हो, एलिमिनेशन, एक्वस की वजह से क्या करवाते हो, सब्स्टिट्यूशन। तो देखो क्या होता है, stronger basis favor elimination over substitution। bulky basis that are stronger nucleophile क्या फेवर करेगा, जैसे टर्सरी ऑक्साइड होता है कि नहीं, बल्कि बेस होता है लेकिन स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है, क्या फेवर करेगा, बल्कि बेस दैट इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल फेवर एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन। याद रखोगे, हाई टेम्परेचर हमेशा फेवर करता है एलिमिनेशन को, मैंने बताया था ना हाई टेम्परेचर किसको फेवर करता है, एलिमिनेशन को।
इसलिए जब भी देखना हीट का साइन दे देगा ना, आप हमेशा सोचना एलिमिनेशन की तरफ। हीट का साइन नहीं देगा, पुअर निक्लोफाइल लेगा, आप चले जाना सब्स्टिट्यूशन की तरफ। कर लेंगे। तो मैंने क्या बोला, स्ट्रॉन्गर बेस दैट आर ऑल्सो स्ट्रॉन्गर निक्लोफाइल। जो स्ट्रॉन्गर बेस होता है जनरली स्ट्रॉन्गर निक्लोफाइल होता ही वो, तो वो क्या फेवर करेगा, SN1 या SN2, ये एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। और बल्कि बेस टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड सब क्या होता था, बल्कि बेस होता, आपने याद करो हॉफमैन प्रोडक्ट बनाते थे, तो वो क्या फेवर करता है, एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन। फिर मैंने बोला कि हाई टेम्परेचर क्या फेवर करता है, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। तो आपने देखा होगा जब भी एलिमिनेशन करवाते होंगे, टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड लो या कुछ भी लो, आपने हीट का साइन दिया होगा, तो वो क्या करवाता था, एलिमिनेशन। ये समझ में आया आपको। फिर एक और इम्पैक्ट लिख लो, उसका एक टेबल बना के लिख देंगे। आपका अभी तक कितना इम्पैक्ट बताए थे, देखो स्ट्रक्चरल फैक्टर्स, सेकंड क्या बताए थे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, एक लिख लो, थर्ड आप लिख लो नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। बताइए बेटर लिविंग ग्रुप फेवर SN1 या SN2। अब बेटर लिविंग ग्रुप बोथ SN1 एंड SN2 रिएक्टिविटी। क्योंकि आरडीएस देखो, SN1 का आरडीएस क्या था, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन किसके एबिलिटी पे डिपेंड कर, किस पे डिपेंड करेगा, बेटर लिविंग ग्रुप होगा, बहुत फास्ट आप कार्बोकैटायन बनाओगे। और SN2 में जब जाते थे तो लिविंग ग्रुप भी डिटैच होता था, न्यूक्लियोफाइल में अटैक करता था। लिविंग ग्रुप अगर बेटर लिविंग ग्रुप होगा तो बॉन्ड क्या होगा, इजिली डिसोसिएट, आपका क्या होगा, क्लीव्ड होगा, उतना इजिली न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, बॉन्ड भी बनाएगा। तो नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप दोनों का एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। आई बात समझ में, SN1 को भी SN2 का भी। मतलब कार्बन का स्केलेटन, स्केलेटन का मतलब स्ट्रक्चर, और नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, ये दोनों को इम्पैक्ट करता है, SN1 को भी SN2 को भी। कर लेंगे ये। तो देखो क्या होता है, स्ट्रॉन्गर कंजुगेट बेस, मे बी stronger nucleophile, yeah, is a stronger nucleophile, not always। मैंने क्या बोला आपको, कह रहे आपके पास स्ट्रॉन्गर कंजुगेट बेस होगा तो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा, बट ये स्टेटमेंट हमेशा वैलिड नहीं होता, लेकिन 99% केस में ये वैलिड होगा। आई बात समझ में। तो जब भी आपको कंपेयर करना है तो जहां पे एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शन आपको दिख जाएगा, जहां पे एक्सेप्शन होगा वो एक्सेप्शन आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे फॉलो करेंगे या नहीं फॉलो करेंगे। और नहीं तो आप हमेशा एक ही प्रिंसिपल पे जाना कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक कंजुगेट बेस, वीक कंजुगेट बेस पुअर निक्लोफाइल, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस बेटर निक्लोफाइल, ये प्रिंसिपल पे वर्क करना। क्या यूज करोगे आप, देखो अगर मान लीजिए आपके पास वीक एसिड्स होगा तो वीक एसिड क्या देगा, स्ट्रॉन्गर कंजुगेट बेस, स्ट्रॉन्गर कंजुगेट बेस क्या होगा, बेटर निक्लोफाइल। आई बात समझ में। मैंने क्या बोला, ये प्रिंसिपल पे वर्क करोगे, लेकिन हमेशा ये ट्रू नहीं होता, ऑलवेज ये ट्रू नहीं होता है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर और बेसिसिटी दोनों डिफरेंट होता है। बेसिसिटी इंडिकेट द हॉट टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन, और न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर दिखाता है कि हॉट टेंडेंसी यू हैव टू फॉर्म द बॉन्ड। तो दोनों तो अलग चीज है ना, तो इसीलिए दोनों को कंपेयर हम लोग कर लेते हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट चीज को एक्सप्लेन करते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी बताने जा रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला, अगर वीक कंजुगेट वीक बेस एसिड होगा तो कंजुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रांग होगा। और जनरली क्या होता है, स्ट्रॉन्गर कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल भी होता है, याद कर लो ये। अगर मेरे पास खुद से सोचो, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का मैं एसिडिक कैरेक्टर का बात करूंगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा।
कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। अल्कोहल क्या होगा? वीक होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड से आएगा एसीटेट कंजुगेट बेस। अल्कोक्साइड आएगा कहाँ से? अल्कोहल से। आपको क्या लगता है किसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा? अल्कोक्साइड का। अल्कोक्साइड बेटर निक्लोफाइल भी होता है। अल्कोक्साइड क्या होता है? बेटर निक्लोफाइल भी होता है। एसीटेट सब क्या होता है? पुअर निक्लोफाइल होता है। कर लेंगे तो लिखो आप यहाँ पे। निक्लोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी। देखो, आपके पास दो ऑप्शन है। इफ ऑल एक्टिव एटम्स फॉल इन ए पीरियड, मैं बोल रहा हूँ कि एक्टिव एटम का मतलब कि जिसके थ्रू वो बॉन्ड बनाने जाएगा। जिसके थ्रू बॉन्ड बनाने जाएगा न्यूक्लियोफाइल, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्टिव एटम। अगर एक्टिव एटम मान लो कि आप कहीं पे न्यूक्लियोफिलिसिटी कैरेक्टर न्यूक्लियोफिलिसिटी को कंपेयर करने जा रहे हो, और जितना भी एक्टिव एटम है सब एक ही पीरियड के एलिमेंट्स का है, तो फिर क्या करना देखो। इफ ऑल एक्टिव एटम फॉल इन ए ग्रुप ये पीरियड, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर जो होगा वो बेसिक ऑर्डर को ही फॉलो करेगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर क्या किसको फॉलो करेगा? बेसिक ऑर्डर को। कर लेंगे तो देखो, आप एक एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ। आपके पास CH3 माइनस है, आपके पास NH2 माइनस है, आपके पास OH माइनस है, और एक आपके पास फ्लोराइड है। खुद से देखो, यहाँ पे एक्टिव एटम कौन होगा? फ्लोरीन। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे कार्बन। अगर ये न्यूक्लियोफाइल को बोलोगे कि आप कहीं पे सबस्ट्रेट में जाके बॉन्ड बनाओ, तो किसके थ्रू बॉन्ड बनाएगा? कार्बन के थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू, नाइट्रोजन के थ्रू, और किसके थ्रू? फ्लोरीन के थ्रू। तो एक्टिव एटम देखो एक ही ग्रुप का पीरियड के एलिमेंट्स है कि नहीं? आइए, अब आपको पता है कि एसिडिक ऑर्डर जो होता है, एसिडिक ऑर्डर वो CH4 से ज्यादा एसिडिक होता है कौन? NH3। उससे ज्यादा एसिडिक कौन होता है? वाटर। उससे ज्यादा एसिडिक कौन होता है? HF। हाँ बताए थे आपको आयनिक में। बेसिक ऑर्डर जाएंगे तो उसका रिवर्स हो जाएगा, CH3 माइनस मोर बेसिक होगा कंपेयर टू NH2 माइनस। NH2 माइनस मोर बेसिक होगा कंपेयर टू OH माइनस, दैट विल मोर बेसिक देन कंपेयर टू F माइनस। मैंने क्या बोला? निक्लोफाइल जनरली होता है कंजुगेट बेस। सुनो, निक्लोफाइल जनरली होता है कंजुगेट बेस। जब भी आप निक्लोफिलिसिटी को कंपेयर करना, तो उस कंजुगेट बेस का करस्पॉन्डिंग एसिड बना लेना, और फिर एसिड से पकड़ लोगे कौन आपका वीक कंजुगेट बेस होगा और कौन आपका स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होगा, उसका ऑर्डर आप फाइंड कर लोगे। देखो यहाँ पे कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है? CH3 माइनस। तो देखो सीधा मैं निक्लोफिलिसिटी ऑर्डर लिख लूंगा। किसका ज्यादा होगा? 1 का ज्यादा होगा 2 से, 2 का ज्यादा होगा 3 से, 3 का ज्यादा होगा 4 से। तो जब भी निक्लोप्लिसिटी हम लोग फाइंड करते हैं, एट ए टाइम आपको ये सब दिमाग में लेके चलना पड़ेगा कि विच वन अमंग द निक्लोफाइल, क्योंकि निक्लोफाइल जनरली क्या होगा? कंजुगेट बेस होगा। आप वहां पे चेक करेंगे कौन सा निक्लोफाइल आपको वीक कंजुगेट बेस है, कौन सा निक्लोफाइल आपको स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है। वो कहाँ से फाइंड करेंगे? करस्पॉन्डिंग एसिड से फाइंड करेंगे। जो वीक कंजुगेट बेस होगा वो क्या होगा? पुअर निक्लोफाइल। जो स्ट्रॉन्गर कंजुगेट बेस होगा वो क्या होगा? बेटर निक्लोफाइल। तो CH3 माइनस क्या होता है? स्ट्रॉन्गर निक्लोफाइल होता है। आप याद करो, गिगनार्ड रिएजेंट किसका सोर्स होता है? कार्बन आयन का। कार्बन विद नेगेटिव चार्ज, सोर्स ऑफ द बेटर निक्लोफाइल। याद रखोगे? आई बात समझ में? ये टॉप टू बॉटम था, ये लेफ्ट टू राइट था, ये लेफ्ट टू राइट। कर लेंगे। अब आइए, अगर ये सब मैं दो रूल बता रहा हूँ, अगर ये रूल मैच नहीं किया तो आप सीधा याद रखना, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस बेटर निक्लोफाइल। सबका डोनर ऑक्सीजन ही निकल गया तो फिर क्या करोगे? पीरियड में तो नहीं आया, ग्रुप में भी नहीं आया, तो फिर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्गर निक्लोफाइल। देखो, if all active atoms fall in a group, यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता। तो देखो,
तीन कंडीशन लूंगा, देखो क्या क्या। इन गैस फेज में जाएंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर बेसिक ऑर्डर को ही फॉलो करता है। बताओ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर किसको फॉलो किया, ये बेसिक को। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट अगर होगा आपका, कौन सा सॉल्वेंट है बताइए, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर बेसिक ऑर्डर को ही फॉलो करेगा। आई बात समझ में। फिर मैं बोल रहा हूँ आपको कि अगर आपके पास गैस फेज में जाएंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर बेसिक ऑर्डर को फॉलो करेगा। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब क्या होता है, एसीटोन, डीएमएफ, डीएमएसओ, अभी भी न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिक ऑर्डर को ही फॉलो करता। मैंने बोला था ना मैक्सिमम केस में वही फॉलो होता है, एक ही जगह एक्सेप्शन है, नहीं तो एक्सेप्शन नहीं है। आपके पास स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है तो वो डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर कंजुगेट बेस भी होगा। कर लेंगे, देखो। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर, इथाइल अल्कोहल। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जब भी जाएंगे तो देखना क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर रेसिप्रोकल ऑफ बेसिक ऑर्डर, ये एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। ये तभी आप यूज करोगे जब एक्टिव एटम सबका डिफरेंट होगा और डिफरेंट एक्टिव एटम फॉल इन ए पीरियड, सॉरी ग्रुप। मैंने क्या बोला, एक्टिव एटम्स होगा, डिफरेंट होगा, एक्टिव एटम फॉल इन ए ग्रुप, तभी आप थ्योरी यूज करोगे। अगर एक्टिव एटम्स आर आइडेंटिकल तो फिर यू डोंट हैव टू फॉलो दिस रूल। आई बात समझ में। मैंने क्या बोला, डिफरेंट एक्टिव एटम, ऑल एक्टिव एटम फॉल इन ए ग्रुप, तभी ये यूज करेंगे। और सॉल्वेंट आपने क्या लिया यहाँ पे, पोलर प्रोटिक या पोलर एप्रोटिक। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके पास मान लो कि एफ माइनस है, सी एल माइनस है, बी आर माइनस है, आई माइनस है, ऑल दिस एक्टिव एटम फॉल इन ए ग्रुप। आइए देखो यहाँ पे क्या होगा, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड एक ही ग्रुप का है कि नहीं है। अब देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर जाएंगे इन एसीटोन, सबसे ज्यादा किसका होगा, वन का, उसका टू, उसका थ्री, उसका फोर। रीजन क्या होगा देखो, एसीटोन कैन नॉट सॉल्वेट द न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल को तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन के थ्रू ट्रैप कर नहीं पाएगा, तो सबसे छोटा कौन होगा इसमें, फ्लोराइड। रिएक्शन सेंटर पे सबसे फास्ट कौन भागेगा, फ्लोराइड। आई बात समझ में। तो बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, फ्लोराइड। अगर इसी में चले जाएंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर जाएंगे आप वाटर में, तो आपका हो जाएगा आयोडाइड बेटर देन ब्रोमाइड, ब्रोमाइड बेटर देन क्लोराइड, क्लोराइड बेटर देन फ्लोराइड। मतलब सबसे पुअर कौन होगा, क्योंकि आप साइज जाओगे ना, हाइड्रेशन इंथैल्पी लेते हैं हम लोग, साइज जाएंगे। आई माइनस एक्वस का साइज क्या होगा, स्मॉलर होगा कंपेयर टू बी आर माइनस एक्वस, और क्लोराइड एक्वस का भी उससे स्मॉल बिगर होगा साइज। और नहीं नहीं, रॉन्ग बोल दिए। और सबसे बिगर साइज किसका होगा, एफ माइनस एक्वस का। फ्लोराइड क्या क्या होगा देखो, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, फ्लोराइड में चार्ज डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो डेफिनेटली फ्लोराइड will interact with the large number of water molecule through the strong ion dipole interaction। और जितना आयन डाइपोल इंट्रैक्शन के थ्रू स्ट्रॉन्ग करेगा अपने तरफ, उतना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को क्या करेगा, गैदर करेगा वो, तो उसका साइज क्या होगा, लार्जर। और खुद से सोचो कि आयोडाइड जो होगा उसका तो बिगर साइज होता है, तो चार्ज डेंसिटी क्या होगा, लेस होगा, लेस नंबर वाटर मॉलिक्यूल के थ्रू इंटरेक्ट करेगा, तो ज्यादा फ्री कौन दिख रहा है आपको, आयोडाइड। और लेस फ्री कौन दिख रहा है आपको, फ्लोराइड। इसीलिए देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिक ऑर्डर को रिवर्स फॉलो किया, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे बेसिक ऑर्डर जब जाएंगे तो बेसिक ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, फ्लोराइड का ज्यादा होगा किससे, क्लोराइड से, क्लोराइड का ज्यादा होगा किससे, ब्रोमाइड से, उसका किसका होगा, आयोडाइड का। क्योंकि मैंने बताया था एच एफ क्या होता है, वीक एसिड होता है, याद करो। एच एफ क्या बताया था मैंने,
सबका चेहरा ऐसे बन रहा था कि कैसे बेसिक ऑर्डर है, और सारे आयनिक ग्रुप में सब पढ़ाए थे। एच एफ आपका वीक एसिड था, एच आई सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड था। टॉप टू बॉटम एसिडिक कैरेक्टर मैंने बार बार बोला था कि हाइड्राइड में क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो बेसिक ऑर्डर डिक्रीज होगा, क्लोराइड सबसे स्ट्रॉन्गर बेस होगा। बताए थे ये। तो देखो बेसिक ऑर्डर का रिवर्स फॉलो किया कि नहीं आपका, कर लेंगे यहाँ पे। तो देखो एफ माइनस के क्या होगा, ज्यादा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगा कि लेस नंबर, ज्यादा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो साइज क्या होगा उसका, स्मॉलर या बिगर, बिगर, तो क्या हो जाएगा वहां पे, पुअर निक्लोफाइल या बेटर निक्लोफाइल, पुअर निक्लोफाइल या बेटर निक्लोफाइल, पुअर, कर लेंगे। आयोडाइड जाएंगे तो क्या होगा, लेस नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेगा वो। इसका साइज बड़ा देख रहे हैं आपका, बताइए। क्लोराइड का ये आयोडाइड का, रिएक्शन सेंटर पे कौन पहले पहुंचेगा, आई बात समझ में, राप्टो बटन निक्लोप्लिसिटी क्या होगा वहां पे, डिक्रीज होगा। हाँ देखो यहाँ पे निक्लोप्लिसिटी ऑर्डर देख रहे हैं, देखो तो यहाँ पे आर ओ माइनस से ज्यादा आर एस माइनस का होगा कि नहीं, अल्कोक्साइड से ज्यादा थायोइथॉक्साइड का ज्यादा होगा कि थायोल्कोक्साइड्स का, उससे ज्यादा क्या होगा, सेलेनियम का होगा कि नहीं, सेलेनाइड्स का। टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज होता है ना। फिर देखो निक्लोप्लिसिटी डर जाएंगे, एच एस माइनस का ज्यादा होगा कि नहीं, एच ओ माइनस से। एस टू एस में किसको ज्यादा एसिडिक लिया था मैंने, एस टू एस को। टॉप टू बॉटम निक्लोप्लिसिटी क्या होता है एक्वस सॉल्यूशन में, इंक्रीज हो रहा है, देखो इंक्रीज होगा कि नहीं। फिर देखो आपके पास सी एच थ्री सी ओ माइनस है, इसको बोलते हैं हम लोग एसीटेट, क्या बोलते हैं इसको, एसीटेट। आपके पास इथॉक्साइड है, आपके पास क्लोराइड है, आपके पास यहाँ पे फेनॉक्साइड है। सबका करस्पॉन्डिंग एसिड बनाओ, बनाओ खुद से। देखो सब में ऑक्सीजन किसी, देखो थ्री में ऑक्सीजन डोनर साइट है, एक में क्या होगा, क्लोराइड। तो वो जो आपको बताए थे फॉल इन ए ग्रुप या फॉल इन ए पीरियड, वो रूल फॉलो नहीं करेंगे। आप यहाँ पे रूल फॉलो करेंगे, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस बेटर निक्लोफाइल, वो रूल फॉलो करेंगे। बताइए। आप एक काम करो, एसिडिक ऑर्डर आप जब कंपेयर करोगे ना, हाइड्रोजन क्लोराइड मोर एसिडिक होगा किससे, एसिटिक एसिड से। वो ज्यादा एसिडिक होगा किससे, फेनॉल से। और फेनॉल ज्यादा एसिडिक किससे होगा, इथाइल अल्कोहल से। आपको दिख रहा है यहाँ पे सबसे वीक एसिड कौन, इथॉक्साइड सबसे बेटर निक्लोफाइल होगा, क्योंकि बेसिक ऑर्डर जाएंगे, बेसिक ऑर्डर क्या हो जाएगा, क्लोराइड से ज्यादा किसका होगा, एसीटेट का। एसीटेट से ज्यादा किसका होगा, फेनॉक्साइड का। और फेनॉक्साइड से ज्यादा किसका होगा, इथॉक्साइड का। बताइए निक्लोप्लिसिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, किसका ज्यादा होगा, इथॉक्साइड। उसका बाद किसका होगा, फेनॉक्साइड। उसका बाद किसका होगा, एसीटेट। उसका बाद किसका होगा, क्लोराइड। अगर मैं लिविंग एबिलिटी जाऊंगा, किसका ज्यादा होगा, क्लोराइड। लिविंग एबिलिटी निक्लोप्लिसिटी का रिवर्स होता है, सबसे ज्यादा किसका होगा, क्लोराइड का। क्लोराइड के बाद कौन होगा, एसीटेट। उसके बाद क्या होगा, फेनॉक्साइड। सबसे कम किसका होगा, इथॉक्साइड। आप जब क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, एसिड क्लोराइड से क्या बनाते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड। ईस्टर से क्या बनाते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड। एनहाइड्राइड से क्या बनाते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड। आप बताइए, एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड, ईस्टर, इसमें लिविंग ग्रुप सब क्या होता है, डिफरेंट होता है। सबसे बेटर लिविंग ग्रुप होता है एसिड क्लोराइड के पास, इसलिए सबसे ज्यादा रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस होता है एसिड क्लोराइड का। आई बात समझ में। तो क्लोराइड एसीटेट एल्कोक्साइड में बेटर लिविंग ग्रुप कौन होगा, क्लोराइड। कर लेंगे, कर लेंगे। एक लास्ट लिखो, उसका नेक्स्ट डे बताएंगे। इसको ऐसे लिखा जाता है,
बताइए न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। जल्दी बताओ, टाइम हो गया, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, टाइम हो गया। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। न्यूक्लियोफिलिक वन एक्सट्रीमली लेस न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर, वो सुपर लिविंग ग्रुप है, ट्रिपलेट है वो। सल्फोनिक एसिड का कंजुगेट बेस होगा, सल्फोनिक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होता है, कंजुगेट बेस क्या होगा, वीक होगा, तो न्यूक्लियोफाइल भी क्या होगा, पुअर होगा, तो बेटर लिविंग ग्रुप होगा। इतना बार बोले सुन ही नहीं रहे लोग, दिमाग में नहीं आ रहा है। बंद करो, बहुत हो गया। नहीं समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट डे बताएंगे। समझ में आया क्या बोला मैंने? स्ट्रॉन्गर एसिड